नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोट के साथ। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। तो कोई भी पर्टिकुलर गोल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, जहाँ किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो ना, तो मतलब जहां पर भी आप हो, मतलब जिस भी पड़ाव, जिंदगी के जिस भी पड़ाव पर आप काम कर रहे हो, शुरू कर दो उसको बस। ओके, और मतलब जो भी आपके पास रिसोर्सेस है उनको यूज करो और करो जितना आप कर सकते हो। ओके, जो मतलब कि जो चीजें आपको समझ आ रही है ना, बस उसको करना शुरू कर दो। जब करना शुरू करोगे, एक्सपीरियंस आएगा, तो उसी एक्सपीरियंस से, उसी तजर्बे से आप सीखते जाओगे और जो है ना अपने गोल के प्रति और दृढ़ होते जाओगे कि मैंने कैसे काम करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अगर आप एजुकेशन फील्ड में हो तो बच्चों को कैसे एजुकेट करना है, क्या क्या चीजें सिखानी है, क्या नहीं सिखानी है। ओके, किस डायरेक्शन की ओर उनको लेकर जाना है, किस तरीके से उनका निर्माण करना है। तो ये सब बातें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, जो भी आपके पास काबिलियत है, उसको यूज करो और आगे बढ़ो। ओके, तो बिल्कुल ये प्लान जो है ना, एक तरीके से जो भी आप गोल अचीव करना चाह रहे हो उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। प्रॉपर प्लान करें, शुरुआत करें। ओके, प्रायोरिटाइज करें चीजों को कि सबसे पहले क्या करनी है, सबसे बाद में क्या करनी है। और उसी तरीके से जो है ना अपने रिसोर्सेस को यूज करो और करो जितना कर सकते हो। तो ये है आज का द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है कि अभी ऑक्सीजन क्राइसिस भारत में आ गया है पैंडेमिक के चलते। ओके, तो अभी यहाँ पर वही बात की गई है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर कोई भी किसी तरीके की रुकावट नहीं होगी जब भी ऑक्सीजन व्हीकल्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे। ओके, तो मतलब जो भी परेशानियां आती हैं उन सबको दूर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। तो अभी इसके रिगार्डिंग आर्टिकल भी है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ज्यादातर यहाँ पर यही बातें की गई। तो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात और भी है कि रशिया ने ऑफर किया है इंडिया को ऑक्सीजन, और जो दूसरी यहाँ पर जो रेमडेसिविर जो ड्रग है ना, जो कि कोविड ट्रीटमेंट के लिए काम आ सकता है, तो वो भी ऑफर किया है भारत को। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, तो वहां पर अच्छे से डिटेल में इसको बताऊंगा मैं। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज को। तो ये है आज का एडिटोरियल पेज। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 5 एडिटोरियल्स हैं। तो सबसे पहले एडिटोरियल में बात की जा रही है ऑक्सीजन सप्लाई की। ओके, तो अभी क्राइसिस ये देखने को मिल रहा है, तो अभी बहुत सारे उद्योगपति भी हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं, जो मतलब कि इस सिचुएशन में ना जिस तरीके से भी हेल्प बन पा रही है तो वो कर रहे हैं। तो इन ऑक्सीजन क्राइसिस के चलते बहुत सारे कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनकी मृत्यु होती होती मतलब नजर आ रही है काफी बड़े पैमाने पर। हाल ही में 2 दिन पहले एक इंसिडेंट भी हुआ था जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब लीक कर गए, और जिसके चलते जिनको वो चाहिए थी ऑक्सीजन वो नहीं मिल पाई, जिसके चलते 22 मरीजों की, कोविड मरीजों की मृत्यु हो गई। ओके, तो ये बहुत मतलब इंपॉर्टेंट बात बन चुकी है ऑक्सीजन की सप्लाई, जो हम जिसको हम मेडिकल ऑक्सीजन बोलते हैं। तो अभी इस आर्टिकल में वही चीजें बताई गई हैं कि कितनी सप्लाई है और यहाँ पर अभी किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और ये वाला जो आर्टिकल है और ये वाला जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर सेम बातें की गई है। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं, नाउ टू स्प्रेड ऑक्सीजन ऑल अराउंड। तो ऑक्सीजन सब जगह हमें फैलानी है, तो अभी उसी के बारे में यहाँ पर दोनों आर्टिकल्स में सेम बातें हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन जिस्ट लेकर हम चलेंगे। ओके, तो सारी बातें मैं यहाँ पर कवर कर जाऊंगा, तो यहाँ पर भी जो कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ही आर्टिकल इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, पहले वाला। इसके अलावा दूसरे में बात कर रहे हैं कि जो करेंसी है ना, तो करेंसी यहाँ पर मैनिपुलेशन का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है यूएस ने। तो ये क्या होता है करेंसी मैनिपुलेशन, ओके, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद है यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल। ओके, तो मे डे इन अप्रैल। तो यहाँ पर ना कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो वैक्सीन की सप्लाई है। ओके, इसके अलावा जो ऑक्सीजन के रिगार्डिंग हमारे जो यहाँ पर प्रयास है, तो अभी इसके अलावा मतलब जो भी हमें करना था ना, तो उसमें फेलियर पाया गया है। मतलब हम उस तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था सेकंड वेव के प्रति। तो अभी इसी के रिगार्डिंग बहुत बातें यहाँ पर की गई हैं। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये वाला यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एडिटोरियल नंबर 4 है, तो इसको हम तीसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे। ये वाला जो एडिटोरियल, तो यहाँ पर जो हमारे ट्रिपल पी प्रॉब्लम्स है। तो ट्रिपल पी क्या चीज होती है? ट्रिपल पी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो अभी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे फिक्स करना है। ओके, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है ऑथर बात करेंगे। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल को भी बिल्कुल अच्छे से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी शुरुआत करने जा रहे हैं हम एडिटोरियल नंबर 1 से। तो यहाँ पर ये वाला एडिटोरियल भी होगा और ये वाला एडिटोरियल मतलब इसका भी जिस्ट मैं आपको यहीं पर दे दूंगा।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली बेसिस पे वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पर अभी इस न्यूज़पेपर में मैं एडिटोरियल डिस्कस करने जा रहा हूँ, और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी अलग से वीडियोस आएंगी, तो आप उसको अलग से देखोगे तो वो आपको पता चलता जाएगा। तो और सभी के पीडीएफ जो है ना वो टेलीग्राम चैनल पर आपको आपको मिल जाएंगे, जो भी अलग से भी अगर कोई वीडियो आ रही है तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एडिटोरियल नंबर 1 में बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाईज कैन बी ऑगमेंटेड, ए लिटिल इनोवेशन कैन गो ए लॉन्ग वे। मतलब अगर थोड़ी सी भी इनोवेशन हम करते हैं इसमें तो उसका रिजल्ट बहुत बड़े पैमाने पर और लंबा रिजल्ट जो है ना लॉन्ग वे में, मतलब वो इम्पैक्ट कर सकती है जो भी हम जिस तरीके से भी इनोवेशन करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई में। ओके, तो अभी इनको बढ़ाना है ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर। तो उसी के रिगार्डिंग बात करें तो अभी देखो काफी बड़े पैमाने पर भारत में शॉर्टेज जो है देखने को मिली है मेडिकल ऑक्सीजन। तो मेडिकल ऑक्सीजन वही है जो अगर हॉस्पिटल्स में आप जाते हो तो वहां पर जो ऑक्सीजन मास्क लगाकर आपको जो सप्लाई दी जाती है, ओके, तो मतलब कि आप सही तरीके से आप जो है सांस ले सके, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में तभी जाकर जो है ना ये मेडिकल ऑक्सीजन ये दी जाती है। ओके, तो अभी कोविड 19 के जो जितने भी पेशेंट्स पाए जा रहे हैं ना, तो जिनको भी इन्फेक्शन हो रही है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए मेडिकल ऑक्सीजन की जो डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है। तो अभी मैसिव सर्च देखने को मिल रहा है कोविड 19 इन्फेक्शन का पूरे इंडिया लेवल पर। ओके, तो मतलब सिचुएशन जो है ना ऑलरेडी मतलब बहुत गंभीर जो है ना बन चुकी है, और इसी के चलते हमें जो है ना अपनी तैयारी उस तरीके से करनी होगी। तो तैयारी में क्या क्या करना होगा, तो सबसे पहले तो बात करें कि तो जितने भी हमारे यहाँ पर रिसोर्सेस हैं भारत में, ओके, तो उनको हमें यूटिलाइज करना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर किस तरीके से जो है ना जो अपने स्किल्स हैं, ठीक है, तो उनको यूज करके किस तरीके से सप्लाईज को बूस्ट करें उसके ऊपर फोकस करना होगा। जो भी यहाँ पर लॉजिस्टिक मैनर में मतलब एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसमें उसके मैनर में जो चीजें भी रिक्वायरमेंट है तो उसको हमें उसकी पूर्ति करनी हो, मतलब कि ऑब्स्टेकल्स कोई ना आएगा। अगर कोई एक राज्य से सामान जो है ना, खासतौर पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें दूसरे राज्य में अगर वो जा रहा है तो उसमें कोई परेशानियां उनको ना हो। तो सभी राज्यों को अभी मिलकर काम करना, साथ ही साथ सोसाइटल इनोवेशन, समाज भी जो है यहाँ पर काम कर सकता है। जैसे देखो कॉर्पोरेट जो है वो भी आ रहे हैं आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा दे रहे हैं कि हम जो है हेल्प करने आ रहे हैं। मतलब कि जो अगर इंडस्ट्री में भी जो जिस तरीके से ऑक्सीजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो अभी उसका भी रुख मोड़ कर जो है ना अभी मेडिकल ऑक्सीजन की ओर जो है उनको भेजा जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी जो होम मिनिस्ट्री है हमारी, तो उन्होंने अभी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी मेडिकल ऑक्सीजन की अक्रॉस स्टेट्स, मतलब कि कोई बाध्य नहीं होगा। अगर देखो अभी देखो लॉकडाउन लगे है ना, तो लॉकडाउन के चलते बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने सिर्फ ये बोला कि एसेंशियल सर्विसेज जो है ना बस उन्हीं को अनुमति दी गई है कि एसेंशियल सर्विसेज अगर है तो उस मतलब वही जो है मतलब आदान प्रदान उन्हीं उन्हीं चीजों का हो सकता है। तो नॉन एसेंशियल सर्विसेज में जैसे यहाँ पर मेडिकल ऑक्सीजन आ गया, तो अभी यहाँ पर इसको उसके ऊपर से ये कंडीशन हटा दी है। तो यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता कोई भी राज्य, मतलब कि अगर एक एक राज्य से दूसरी जगह दूसरे राज्य में अगर कोई ऑक्सीजन की सप्लाई जा रही है, कोई ट्रक जा रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वहां पर वो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो उसके यहाँ पर एसेंशियल आइटम के तौर पर ही देखा जाएगा। तो अभी एक तो बात हो गया, तो होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दी। दूसरा यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन को दो तरीके से यूज करते हैं, एक मेडिकल ऑक्सीजन एक इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो आउटपुट निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि उसको इंडस्ट्री के लिए ना यूज किया जाए, मेडिकल ऑक्सीजन के तौर पर जो है पेशेंट्स को प्रायोरिटी के हिसाब से उनको पहले दिया जाए। तो इंडस्ट्रीज में भी ना ऑक्सीजन सिलेंडर्स की काफी डिमांड होती है, तो वहां पर भी पर्टिकुलर यूज होता है ऑक्सीजन का। तो वहां पर ऐसा नहीं कि कोई पेशेंट्स होते हैं तो वहां पर कोई मैकेनिकल काम करना है, ओके, खास तौर पे अगर कोई दो चीजों को दो स्टील के पुर्जों को आपस में जोड़ना है, तो वहां पर भी ऑक्सीजन जो है ना ऑक्सीडेशन का काम करती है और मतलब बाइंडिंग स्ट्रेंथ बनाती है। तो यहाँ पर जिसके तो चलते जो है ना वेल्डिंग प्रोसेसेस में ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि ये कमेंडेबल है, मतलब कि यहाँ पर प्रशंसा हम कर सकते हैं कि जो काम होम मिनिस्ट्री द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर जो सोसाइटल मूवमेंट जो किया जा रहा है, जो लोग आगे आ रहे हैं, तो सही है, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। काम अभी बहुत बड़े पैमाने पर करना होगा, बड़े पैमाने पर हमें सप्लाईज की जरूरत है, उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। और आगे यहाँ पर बात करेंगे अगर कोविड से पहले की सिचुएशन को अगर हम समझे, तो जो प्री कोविड का जो लेवल था, तो उस समय जो डिमांड थी मेडिकल ऑक्सीजन की वो बेयरली यहाँ पर ना 700 मेट्रिक टन के आसपास थी पर डे के हिसाब से। मेडिकल ऑक्सीजन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। और इसके अलावा ये बढ़ती गई, तो अभी
2800 मैट्रिक टन के हिसाब से यहाँ पर डेली रूटीन में, यहाँ पर जब पैंडेमिक की भारत में आ गई, तो वो इतने बड़े पैमाने पर डिमांड बढ़ गई इसकी कि कम से कम 2800 मैट्रिक टन की जो है ना डेली अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की हमें चाहिए। तो अभी के दिनों में ये डिमांड अभी 5500 मिलियन टन पर डे के हिसाब से जो है बढ़ चुकी है, तो अभी और बढ़ती जा रही है। ओके, तो ये हो सकता है कि 6000 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से बढ़ जाए आने वाले समय में, इससे ज्यादा और राइस हो जाए, क्योंकि कोविड के पेशेंट जो है ना उनकी गिनती बढ़ती जा रही है। तो इसकी भी फिर जो है ना डिमांड जो है राइस होगी ही होगी, क्योंकि दिक्कत आ रही है लोगों को सांस लेने में। और अभी एक ना सरकार के द्वारा एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईजी कह रहे हैं, जिसको कि चेयर करते हैं जो हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं। तो नीति आयोग के सीईओ कौन है? उनका नाम है अमिताभ कांत। तो उन्होंने भी यहाँ पर ये चीज बात कही है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी मेडिकल ऑक्सीजन को बनाने की, तो यहाँ पर 7100 मैट्रिक टन पर डे के हिसाब से है। ओके, तो यहाँ पर ये तो है, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात जो बात कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू थिंक इन टर्म्स ऑफ बल्क कैपेसिटी। ओके, अगर हम बल्क कैपेसिटी के हिसाब से बात करें ना, तो मतलब उस तरीके से सही बात नहीं बन रही, जो भी हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी है अगर उसको भी कंपेयर करें। तो क्या यहाँ पर मतलब क्या निकल रहा है बात का? तो मतलब ये निकल रहा है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन कैपेसिटी है ना हमारी, वो काफी ज्यादा है। कि जो हम इंडस्ट्री के लिए सप्लाई करने के लिए जो ऑक्सीजन के जो हम निर्माण करते हैं बनाते हैं, तो उसकी वो यहाँ पर सप्लाई ज्यादा, लेकिन कहाँ पर? जो भारत का ईस्टर्न रीजन है। ओके, तो भारत का जो ईस्टर्न रीजन है, जैसे ओडिशा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओके, तो ये वाले सारे एरियाज। लेकिन डिमांड कहाँ पर है मेडिकल ऑक्सीजन की? तो डिमांड यहाँ पर निकल कर आ रही है जो हमारे वेस्टर्न जो जो है राज्य है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, ओके, उसके अलावा दिल्ली हो गया, ओके, तो यहाँ पर कर्नाटका हो गया। तो ऐसे राज्य, मतलब जहां पर अभी क्राइसिस क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं मेडिकल ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी ना, अगर ईस्टर्न रीजन से महाराष्ट्र की ओर अगर हमने ट्रांसपोर्ट करनी है ऑक्सीजन, तो वहां पर एक सार्वजनिक हमें कंटेनर्स चाहिए होते हैं। तो ये बड़े कंटेनर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भर के, लिक्विड ऑक्सीजन भर के हम जो है ना एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई भेजते हैं। तो अभी इन्हीं जी यहाँ पर ये ट्रक्स के ऊपर लोड करके भेजते हैं। ओके, तो बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, तो इन्हीं के ऊपर पाबंदी हटाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इनको यहाँ पर भेजा जा सकता है, कोई भी राज्य जो है ना रोकेगा नहीं। ओके, तो अभी इन्हीं जो ये सार्वजनिक जो सिलेंडर्स है ना, तो अभी इन्हीं की ही शॉर्टेज है। ओके, तो मतलब ये पर्याप्त कैपेसिटी में है ही नहीं कि इतने बड़े पैमाने पर जो है ना सप्लाई भेज दें एक जगह से दूसरी जगह। फिर यहाँ पर ये सिलेंडर्स जब आगे पहुंचते हैं, बड़े कंटेनर्स आगे पहुंचते हैं, फिर उन्हीं में से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ना, तो वहां पर ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाती है। फिर उन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर से जो है ना पेशेंट्स को ऑक्सीजन जो है ना वो दी जाती है। तो अभी थोड़ा सा इस पिक्चर को देखिए आप। तो ये एक तरीके का ना एक ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है। तो यहाँ पर जो है लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पर भरी हुई है, और इसी लिक्विड ऑक्सीजन को अगर मतलब ट्रांसपोर्ट करना है किसी दूसरी जगह पर, तो ये यहाँ पर जो है ये गाड़ियां हम यूज करते हैं। तो ये कंटेनर्स है। ओके, तो जिनको हम साइरोजेनिक कंटेनर्स बोलो, तो ये वाले कंटेनर्स है। ओके, तो आगे ट्रक लगेगा और इसको जो है ना कैरी कर कर लेकर जाएगा एक राज्य से, जो भारत का ईस्टर्न रीजन है, वहां से जो भारत के वेस्टर्न रीजन है, जहां जहां पर भी मतलब डिमांड ज्यादा है मेडिकल ऑक्सीजन की, वहां पर लेकर जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो है ना इसको आगे भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ऑक्सीजन को। तो लिक्विड ऑक्सीजन के मायने में जाता है, तो ये पूरा का पूरा कंटेनर होता है जिसको हम बोलते हैं साइरोजेनिक कंटेनर्स। अभी इन्हीं की शॉर्टेज है। ओके, देखो मतलब सडनली डिमांड राइज हो गई है, तो मतलब ये तो नहीं हो सकता कि मतलब सडनली अभी मैन्युफैक्चरिंग भी उसको मतलब फटाफट से बढ़ा ले हम। तो अभी क्या करें? तो उसी का सोल्यूशन जो है ना अभी ऑथर हमें दे रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर गैस यहाँ पर भरते हैं ऑक्सीजन गैस, तो फिर इसी से आगे जो है ना ट्रांसपोर्ट करके जो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं जैसे ये वाले, तो इनमें जो है फिल की जाती है। फिर इन्हीं सिलेंडर्स को आगे जो है पेशेंट के पास रखा जाता है, तो मास्क लगाया जाता है। तो जितनी सप्लाई ऑक्सीजन की चाहिए, ओके, तो उस हिसाब से उतनी सप्लाई जो है ना उनको पर्याप्त जो है पेशेंट्स को दी जाती है, मतलब कि उनके लंग्स जो है ना वो खराब ना हो। तो अभी कोविड-19 के चलते यही चीज देखने को मिल रही है कि जख्म जो है ना वो होने शुरू हो गए हैं लंग्स को, फेफड़ों को। तो उनको जो है ना प्रोटेक्ट करके चलना, उनको पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पा रही जब कोरोना वायरस हमला करता है। ओके, तो फेफड़ों को भी यहाँ पर नुकसान जो है ना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। घातक होती जा रही है बीमारी, सिचुएशन बहुत ज्यादा वर्ष हो चुकी है। तो ये मतलब सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी प्रोटेक्शन पहले खुद करके चले। ओके, मतलब ये सिचुएशन से बचे, मतलब यहाँ तक पहुंचे ही ना। ओके, तो अभी अभी क्या सोल्यूशन बता रहे हैं, अभी उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि ये जो बॉटल्स है, ये जो सार्वजनिक सिलेंडर्स है ना, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो उनको मैन्युफैक्चर करो सफिशिएंट कैपेसिटी, मतलब जितनी कैपेसिटी में चाहिए।
और जब तब तक यहाँ पर जो शॉर्टेज है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन कैरिंग सार्वजनिक कंटेनर्स की जो शॉर्टेज है, उसको कैसे सही करें। तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जो बॉटल्स हैं, क्योंकि जो जैसे ये छोटी छोटी जो ये वाली जो बॉटल्स हैं, ये वाले जो सिलेंडर्स हैं ना, अगर खाली हो चुके हैं ना, तो एक ट्रक में भरो और उसको ट्रांसपोर्ट करो उस जगह पर जहां जहां पर जो है ऑक्सीजन का निर्माण हो रहा है, जहां ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ है, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट लगा हुआ है। तो खाली सिलेंडर्स को वहां पर लेकर जाओ, तो पर्टिकुलर एक एक सिलेंडर को वहां पर भर दो और फिर वहां पर ट्रक में लोड करके जहां पर डिमांड है ना, फिर उस ट्रक को वहां पर सीधे भेज दो। तो इस तरीके से ना एक चेन बनाने की बात कर रहे हैं कि जहां पर खाली होते जा रहे हैं, जो यहाँ पर पास का जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट है, तो वहां पर उसको पहुंचाते जाओ और मतलब कि वहां से फिर आगे जो है ट्रांसपोर्ट उस ऑक्सीजन को आप करते जाओ। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट करो ट्रकलोड्स ऑफ द बॉटल्स एम्प्टी वंस टू द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड रीफिल्ड वंस बैक टू वेयर द डिमांड इज। जहां पर डिमांड है उनको रीफिल करके वहां पर ट्रक पे लोड करके उनको आगे बेचते जाओ। तो अभी आगे बात करें कि हमें इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यूशंस की हमें जरूरत है। तो डिजिटल सॉल्यूशन मतलब कि हमें डिजिटली पता होना चाहिए कहाँ पर जो है ना सप्लाई कम हो चुकी है, कहाँ पर सिलेंडर्स की शॉर्टेज है, कहाँ पर जो है सिलेंडर्स मतलब पूरे खत्म हो चुके हैं, तो अभी कब कब उनको प्लांट पर पहुंचाना है। जो ऑलरेडी जो यहाँ पर जिनकी जो सप्लाई चल रही है या फिर जो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसका पूरा डाटा आपके पास रहे, तो जिससे क्या होगा कि पता होगा आपकी कब गाड़ी जो है ना उसको निकालना है, कब गाड़ी जो है दूसरे राज्य तक पहुंचेगी। तो जो आपने टाइम दिया होगा कि मतलब इस टाइम तक हमारे पास ये ऑक्सीजन की गाड़ी आ जाएगी, तब उस टाइम तक पहुंच जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़े पैमाने पर हमें ऐसे इनिशिएटिव्स लेने होंगे। ओके, खाली बॉटल्स को, खाली सिलेंडर्स को भर भर कर जो है हमें आगे जो है भेजना होगा जहां पर डिमांड है। और जो लॉजिस्टिक उसी को इम्प्रूव करने की यहाँ पर बात करने हैं। तो जहां पर डिमांड है और यहाँ पर सप्लाई उसी तरीके से हमें भेजनी है, तो इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। तो वो चीज हमारी मैच होनी चाहिए कि जहां पर डिमांड सबसे पहले है, प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले वहां पर सप्लाई भेजे। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं जो एम्पावर्ड ग्रुप है, तो वो यहाँ पर बात कर रहा है कि वो भी जो है ना 50,000 मैट्रिक टन जो मेडिकल ऑक्सीजन है उसको यहाँ पर इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो काम करना चाहिए, अगर इंपोर्ट करने की जरूरत तो करें, जरूरत है अभी। तो यहाँ पर उसी के चलते हमें ना कुछ और भी मेजर्स अपनाने होंगे, जैसे लोकल लेवल पर या फिर जो डिसेंट्रलाइज प्रोडक्शन है मेडिकल ऑक्सीजन की या बॉटल्स की, कि मतलब कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही केंद्र बिंदु या वो एक ही कंपनी जो है ना वो प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करके चल रही है, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो चाहे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन की बात हो। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज मैनर में जिसके पास भी पर्याप्त कैपेसिटी है, जिस कंपनी के पास, तो वो शुरू कर दे मैन्युफैक्चरिंग। और साथ ही साथ यहाँ पर होर्डिंग मतलब जो जमाखोरी होती है ना उसको खत्म करने की बात करें कि जिस कंपनी के पास अवेलेबल ऑक्सीजन है, ओके, या फिर जहाँ किसी इंडिविजुअल के पास जो है ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो वो जमाखोरी करके ना रखे। मतलब कि मैं जमा कर लेता हूँ तो आने वाले समय में डिमांड और बढ़ेगी, तो फिर मैं महंगे रेट पे बेचूंगा। तो अभी ये सिचुएशन नहीं है, तो ऐसा बिजनेस करने की सिचुएशन अभी नहीं है, तो इसको खत्म करना है। ओके, जमाखोरी को खत्म करना है। और इसके अलावा आखिर में बात करें कि बहुत सारी कंपनीज हैं जो मतलब ऑक्सीजन और कंटेनर्स के साथ यहाँ पर ना कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी तरीके से इनका सोल्यूशन निकाला जाए। ओके, तो वो कह भी रही हैं कि हम जो है ना डिमांड की जो भी डिमांड निकल कर आ रही है मेडिकल ऑक्सीजन की, तो हम सप्लाई पर्याप्त मात्रा में भेजेंगे, जैसे रतन टाटा है। ओके, इसके अलावा अंबानी है, ओके, जो अजीम प्रेम जी हैं विप्रो ग्रुप के चेयरमैन। तो वो सभी यहाँ पर एफर्ट्स कर रहे हैं कि जहां पर भी मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको सप्लाई उसकी भेजी जाए। तो अभी इसके अलावा बात करें कि जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, तो उनको अभी बनाना होगा जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो तो उनके दायरे में, मतलब कोई खास मतलब इतना ज्यादा खर्चा ना हो, मतलब ठीक ठाक खर्चा करके हमें मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स जो है ना वो लगाने पड़ेंगे। तो अभी रिसेंट एक यहाँ पर टेंडर जो है निकाला गया है 162 ऐसे प्लांट्स का, ऑक्सीजन प्लांट्स का, जिनको की बनाया जाएगा बड़े हॉस्पिटल्स के दायरे के अंतर्गत। ओके, तो यहाँ पर 200 करोड़ के आसपास का जो है खर्चा आएगा। और इसके अलावा बात करें कि जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो शॉर्टेज है, तो उनको हम सही कर सकते हैं अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। जो नए नए स्टार्टअप्स अगर खुले मेडिकल ऑक्सीजन के मायने में, तो यहाँ पर देखो जो नया यंग यहाँ पर टैलेंट आता है, तो अगर वो सोचता है ना इस इन सभी यहाँ पर प्रॉब्लम्स के बारे में मेडिकल ऑक्सीजन के रिगार्डिंग, तो स्टार्टअप्स अगर शुरू किए जाते हैं, तो जो भी सोर्सेज या मटेरियल्स अवेलेबल उनको यूज करके या इनोवेटिव सॉफ्टवेयर को यूज करके, तो अच्छे तरीके से हम जो है ना इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। इस तरीके से मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे देखो बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है ना स्टार्टअप्स खोले गए हैं, नई नई कंपनीज खोली गई हैं, यंग टैलेंट जो है यंग टैलेंटेड पूल के द्वारा, मतलब जो नए नए जो विद्यार्थी हैं, तो उनके द्वारा ही यहाँ पर ज्यादातर जो है ना स्टार्टअप्स खोले गए हैं।
तो वो इस दायरे में भी काम कर सकते हैं, तो अच्छा खासा सोल्यूशन कैसे मतलब कि लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है उसको कम करें, या फिर किस तरीके से सप्लाई चेन को मैनेज करके चलेगी, जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है वहां वहां तक सबसे पहले जो है ना प्रायोरिटी के हिसाब से मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचे, किस कहाँ से कौन से प्लांट से मेडिकल जो है ऑक्सीजन उठानी है, कहाँ पर भेजनी है। तो ये यहाँ पर अच्छे खासे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वहां पर चाहिए इन सबको मैनेज करने के लिए। तो यही यहाँ पर जो है ना ऑथर बात कर रहे हैं आखिर में। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हुज मैनिपुलेटिंग द करेंसी, यूएस क्वेश्चन मार्क। तो देखो अभी अमेरिका ने क्या किया है, भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल दिया है। ओके, तो अभी मतलब काफी बार पहले भी अमेरिका ऐसे कर चुका है, तो अभी दोबारा से ऐसी हरकत अमेरिका ने की है कि भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल दिया है। तो अभी ये करेंसी मैनिपुलेटर क्या होता है, करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, इससे क्या फायदा रहता है अगर कोई डेवलपिंग कंट्री अगर मैनिपुलेट करती है अपनी करेंसी को। तो इन सब मुद्दों को जो है ना अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अमेरिका का जो डिसीजन आया कि जो इंडिया को जो है ना करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में यहाँ पर डाल दिया, तो ये ऊट पटांग यहाँ पर डिसीजन है। मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का कि मतलब ऐसे इस तरीके से हमको जो है ना ऐसी लिस्ट में डाल दिया गया। तो अक्सर जो है ना अमेरिका चाइना को डालता है इस लिस्ट में, क्योंकि चाइना के साथ ही अमेरिका का जो है बड़े पैमाने पर ट्रेड वॉर चलता रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उस समय, तो अभी मतलब ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले नहीं है, क्योंकि अभी ट्रेड तो बढ़ा ही नहीं उस पैमाने पर पेंडेमिक के चलते। जब ट्रेड था तो उस समय ट्रेड वॉर थी, तो उस समय अमेरिका चाइना को कहता था कि ये चाइना करेंसी मैनिपुलेट करता है। लेकिन अब ये भारत के ऊपर भी इन्होंने यहाँ पर ये दाग लगाना शुरू कर दिया कि भारत भी करेंसी मैनिपुलेट करता है। ओके, तो अभी देखो ऑथर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है। यहाँ पर अगर अमेरिका को नुकसान हो रहा है तो क्या नुकसान हो रहा है। ओके, तो बिल्कुल यहाँ पर इस मुद्दों को पहले यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर ले। तो देखो करेंसी मैनिपुलेशन क्या होती है। करेंसी मैनिपुलेशन होता है कि अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट जो है या फिर जो सेंट्रल बैंक है ना, वो किसी न किसी तरीके से अपनी करेंसी की वैल्यू को ना कम करते जा रहे हैं, मतलब कि खुद ही अपनी करेंसी को डिवैल्यूड करते जा रहे हैं कुछ यहाँ पर गलत प्रैक्टिसेस के चलते। जिससे यहाँ पर क्या होगा, जैसे अभी देखो ऐसा क्यों कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अभी देखो अभी 3-4 हफ्ते हो गए हैं, मतलब जिसके चलते ना आपने देखा होगा कि जो हमारा रुपया है वो लगातार कमजोर होता जा रहा है। तो 72 पॉइंट समथिंग के पास था, 73 के पास आया। ओके, तो अभी ना कुछ हफ्तों पहले की बात है कि अभी ये 74.5, तो 75 के आसपास चला गया। तो अभी जो आज का जो यहाँ पर सिनेरियो है ना यूएस डॉलर का, तो जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी एक यूएस डॉलर जो है ना वो 75 रुपीज के बराबर हो गया। ओके, 75 रुपीज और 10 पैसे, मतलब 75 से अब ही है। तो मतलब कि वैल्यूएशन हमारी करेंसी की कम होती जा रही है। तो यहाँ पर जो है ना मार्केट फोर्सेस उसके उसके चलते ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, हमारी आरबीआई की, हमारी गवर्नमेंट की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं जिसके चलते कि हमारी करेंसी जो है ना वो उसकी जो है वैल्यू कम होती जा रही है। देखो एक और तो अगर किसी करेंसी की वैल्यू कम होती है तो वहां पर एक इकोनॉमी को धक्का लगता है एक तरीके से, क्योंकि इम्पोर्ट महंगा हो जाता है हमारा। और दूसरी और फायदा भी थोड़ा रहता है कि जब किसी देश की करेंसी जो है ना वो यहाँ पर डिवैल्यूएट हो, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाए, तो फायदा रहता है एक्सपोर्ट के मामले में। ओके, तो अभी देखो अब 73 से 75 आ गया ना, तो अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ $100 की, अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया। ओके, आप भारत में कोई भी कंपनी है जिसने कि सिर्फ $100 का एक्सपोर्ट किया, सिर्फ $100 का। तो अगर वो $100 का एक्सपोर्ट कर रहा है हर महीने, तो अगर एक महीने पहले कर रहा था या एक हफ्ते पहले कर रहा था, तो वहां पर जब एक्सपोर्ट हो रहा था तो एक $100 का एक्सपोर्ट है, तो 73 जो है ना वो एक्सचेंज रेट लग रहा था एक यूएस डॉलर के प्रति। तो उस हिसाब से पैसा बन गया 7300। ओके, तो 7300 जो है ना एक्सपोर्ट करके इतने का एक्सपोर्ट किया उस पर्टिकुलर कंपनी ने या इंडिविजुअल ने, तो अभी 75 पे पहुंच गया। तो अभी 75 पे पहुंचने के बाद बाकी सब कुछ वही है, कोई रॉ मटेरियल का कॉस्ट नहीं बढ़ा है। ओके, यहाँ पर जो फिनिश्ड गुड जो यहाँ पर बनकर निकल कर आया, तो वही दाम पर निकल रहा है जो कि एक महीने पहले निकल रहा था। लेकिन हुआ क्या, हमारी करेंसी डिवैल्यूएट होगी, जिसके चलते अभी 73 से 75, यहाँ पर 75 तक चला गया। तो अभी एक यूएस डॉलर के प्रति जो है ना 75 रुपीज मिलेंगे। ओके, तो अभी वही जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो वहां पर अभी जो एक्सपोर्ट होगा $100 का, तो 7500 बन जाएगा। तो मतलब कि ₹200 का मुनाफा सीधे सीधे चला गया हमारे एक्सपोर्टर की जेब में। जिस भी कंपनी ने कोई सामान एक्सपोर्ट किया होगा, अगर उसने $100 का एक्सपोर्ट किया है, तो एक महीने के अंदर अंदर या कुछ हफ्तों के अंदर अंदर ही करेंसी ज्यादा डिवैल्यूट होगी। पहले 7200 आता था या 7300 आता था, अभी वो 7500 चला गया। मतलब कि 200 से 300 या 300 से 200, मतलब इतना मुनाफा होना शुरू हो गया।
ओके, तो इस तरीके से एक्सपोर्ट करने में मुनाफा होता है जब भी कोई किसी देश की करेंसी जो है ना वो डिवैल्यूड होती है, तो ये मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होती है। तो यहाँ पर देखो, अभी तो मैंने सिर्फ $100 की एग्जांपल ली है, लेकिन जब जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो $100 के हिसाब से नहीं होता। तो यहाँ पर कुल एक्सपोर्ट आप कर लो किसी भी सेक्टर का, तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से होता है। तो अगर ₹2 का भी फर्क आ रहा है तो वो अगर बिलियंस ऑफ डॉलर के हिसाब से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो काफी ज्यादा मुनाफा जो है ना उस कंट्री के पास चला जाता है। तो यहाँ पर ये सभी चीजों के चलते जो है ना यूएस भारत को करेंसी मैनिपुलेटर की वॉच लिस्ट में डाल रहा है कि क्या भारत कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहा जिसके चलते लगातार इसकी करेंसी जो है ना वो डिवैल्यूड होती जा रही है लगातार। पहले ₹72 थे, अभी 73, फिर 75 तक ये पहुंच गए। तो इस यहाँ पर इस सब चीज की स्टडी करने के लिए यहाँ पर ये वॉच लिस्ट में डालता है। तो अभी ऑथर यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? ऑथर बात करें कि जो यूएस का यहाँ पर जो फेडरल पॉलिसी है, तो यूएस की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, तो उन्होंने खुद ही ना यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इतने कम रखे हुए हैं। मतलब कि अगर कोई भी यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इंटरेस्ट रेट इतने ज्यादा कम है कि जो इन्वेस्टर है ना वो वहां पर इन्वेस्ट करके राजी ही नहीं है। देखो, इन्वेस्टर को ना कोई ऐसी इकोनॉमी चाहिए होती है जहां पर उसको अच्छा खासा रिटर्न मिले, और कि उसने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो कोई भी इन्वेस्टर है, अगर आप भी इन्वेस्ट करोगे तो आप चाहेंगे कि मुझे सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पर हो रहा है, मैं वहां पर उस सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ। तो बिल्कुल जो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो खुद भी देखते हैं कि हमने अगर यूएस में इन्वेस्ट करना है तो क्या फायदा मिल रहा है, अगर इंडिया में इन्वेस्ट करें तो क्या फायदा मिल रहा है। तो अभी अमेरिका ने बहुत कम कर दिए हैं इंटरेस्ट रेट, जिसके चलते यहाँ पर जो जो अमेरिका के अलाय भी हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादातर, अगर यूके फ्रांस की बात करें तो ये अमेरिका के बड़े अलाय हैं। तो वहां पर भी सेम सिचुएशन है, जापान भी अमेरिका का अलाई है। तो वहां पर भी सेम सिचुएशन होगी, जिस तरह से अमेरिका स्टेप फॉलो करके चलेगा भाई, बिल्कुल उसी तरीके से यूरोप और जापान भी वैसे ही उसको फॉलो करके चलते हैं। तो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट रेट कम रखी, तो ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि डॉलर में यहाँ पर जो है डॉलर ने जो है डुबकी लगाई है। ओके, तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। और इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर दूसरी ओर जो है ना कैपिटल का इसका जो सर्ज है, बढ़ावा जो है ना, फ्लो बढ़ चुका है इमर्जिंग मार्केट्स को। और तो भारत जो है ना वो इमर्जिंग मार्केट्स में से ही एक है। जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, मतलब कि जो उभरती हुई मार्केट्स है, मतलब जो नए दौर की मार्केट्स हो सकती है। तो इसी के चलते यहाँ पर जहां पर अच्छा खासा रिटर्न, रीजनेबल रिटर्न इन्वेस्टर्स को देखता है, तो देखने को मिलता है, तो वहां पर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसी के चलते भारत में भी इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ती जा रही है। ओके, तो यहाँ पर यही चीज है ना, यही मुद्दा यहाँ पर रखा गया है। और इसके अलावा जब भी किसी देश में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, ज्यादा कैपिटल आता है, तो इन्वेस्टर्स ये देखकर आते हैं कि इस देश में अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, तो उसी के चलते हम उस इकोनॉमी में ना वहां की जो करेंसी होती है तो वो भी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है। जितना इन्वेस्टमेंट जितने बड़े पैमाने पर आएगा, तो वहां पर भी करेंसी की भी वैल्यू जो है ना बढ़नी शुरू हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक यूएस डॉलर के प्रति, अगर अभी 75 है ना, तो ये 75 होने का भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है। ओके, तो मतलब हो सकता है कि आने वाले समय में 72 हो जाए, 71 हो जाए, 73 के आसपास हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि करेंसी जो है ना अप्रिशिएट कर रही है। अगर ये लगातार गिरती गई, 75, 76, 77 होता गया, तो हम कहेंगे कि करेंसी जो है ना डेप्रिशिएट कर रही है। तो जितना ज्यादा पैसा बाहर से आएगा किसी इकोनॉमी में, अगर भारत में आता है, ओके, तो यहाँ पर हमारी करेंसी जो है ना वो अप्रिशिएट होगी, जो अच्छा खासा जो है ना इकोनॉमी में रिटर्न जो है ना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया के परस्पेक्टिव से अगर हम यहाँ पर देखें, तो यूएस को ना अपने ऊपर उंगली उठानी चाहिए, अपने ऊपर देखना चाहिए कि करेंसी मैनिपुलेशन यहाँ पर कौन कर रहा है। ओके, तो देखो, ये जो अभी जो सिचुएशन बन रही ना, तो ठीक ये सिचुएशन एक साल पहले भी थी। तो एक साल पहले भी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ना काफी रिकॉर्ड वहां पर जो है बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। और इसके अलावा भारत का जो रुपया था वो भी कमजोर हुआ। तो अभी तो 75 है, तो वो 77 तक गया था उस समय, पिछले साल की जब अगर हम बात करें, जब ये नया नया कोरोना वायरस आया था। तो उसके बाद यहाँ पर जब तक अमेरिका ने अपनी जगह अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया था, तब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हुई थी। जब अमेरिका में भी लॉकडाउन लग गया, उसके बाद अमेरिका की भी जो करेंसी थी ना, तो उसमें उसने भी डुबकी लगा दी। तो वहां पर भी एक मतलब प्लंज देखने को मिला। तो वही सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मतलब सेम जैसी सिचुएशन है। मतलब जैसे फियर है इंडिया में कि मतलब यहाँ लॉकडाउन में लग जाए फुल लेवल पूरे इंडिया लेवल पर, वैसे ही जो इन्वेस्टर्स उनको भी यहाँ पर फिक्र है कि कहीं अमेरिका में भी लॉकडाउन ना लग जाए। तो ये सिचुएशंस है जिसके चलते डर रहता है इन्वेस्टर्स के मन में, तो वो ना फ्लक्चुएट करते रहते हैं अपनी करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह, जिसके चलते यहाँ पर करेंसीज की वैल्यूज के ऊपर जो है ना प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा आगे बात करें कि यूएस यहाँ पर ना 3 तरीके के बेंचमार्क्स को यूज करता है जब भी वो किसी कंट्री को जज करता है कि मतलब क्या वो करेंसी मैनिपुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो अभी पहला जो इंडिकेटर है, पहला जो बेंचमार्क वो क्या है, तो वो है यहाँ पर बायलेटरल सरप्लस विद यूएस ओवर 20 बिलियन यूएस डॉलर। देखो, भारत और अमेरिका की ट्रेड की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर अगर 2018-19 की बात करूं,
तो 87 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड था। ओके, इसके अलावा अगर 2019-20 की बात करूं तो वो उस समय 88 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हो गया। तो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो डाटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वन ऑफ द जितने भी कंट्रीज के साथ हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा सामान यहाँ पर जाता, तो यूएस उनमें से एक है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है। ओके, तो ट्रेड सरप्लस क्या होता है? ट्रेड सरप्लस वो चीज होती है जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दायरे में बात करते हैं, तो जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए इंपोर्ट के मुकाबले में, अगर हम यूएस से ज्यादा जो है ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ओके, तो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से सामान ज्यादा जो है जा रहा है एक्सपोर्ट करके यूएस की ओर, और इंपोर्ट कम हो रहा है यूएस से इंडिया में, तो हम तब कहेंगे कि हमारा बायलैटरल ट्रेड सरप्लस है यूएस के साथ। तो यहाँ पर अप टू यहाँ पर $20 बिलियन तक की बात करें तो एक ये कंडीशन रखते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है करंट अकाउंट सरप्लस। ओके, तो यहाँ पर जो है एटलीस्ट 3% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पर बात करें नेट परचेसेस ऑफ ए फॉरेन करेंसी, मतलब कि कोई दूसरे देश की करेंसी जो उसका कितना मैक्सिमम परचेज किया है किसी देश ने, किसी देश के सेंट्रल बैंक ने, तो यहाँ पर मैक्सिमम 2% ऑफ द जीडीपी होना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। तो ये पिछले 12 महीने के हिसाब से यहाँ पर बात करें कि मतलब 12 महीनों में सिर्फ 2% ऑफ द जीडीपी फॉरेन करेंसी परचेज करे वो देश। इसके अलावा जो करंट अकाउंट सरप्लस भी अगर होता है तो वो 3% ऑफ द जीडीपी हो। तो करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? ये तीन तरह के अकाउंट होते हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है फाइनेंशियल अकाउंट। अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ही हम बात करते हैं, अगर ट्रेड बैलेंस की ही बात करते हैं। तो करंट अकाउंट सरप्लस की अगर बात करें तो ज्यादातर हमारा डेफिसिट ही रहता है। ये मतलब कि ओवरऑल ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं, जितने भी मुल्कों के साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ओवरऑल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, सरप्लस नहीं होता है। तो इसमें भी वही जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो अगर तो हमने ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिया, ओके, तो इंपोर्ट कम किया है किसी पर्टिकुलर नेशन से, तो हम कहेंगे कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है। जैसे अभी अमेरिका के साथ वहां पर हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन ये मार्जिनल मैनर में है, इतना ज्यादा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये भी सिचुएशन में आगे बताता हूँ। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं जो कैपिटल अकाउंट होता है, तो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट आती है। तो पैसा आता है बाहर के मुल्कों से इंडिया में, तो वहां पर पैसा लगता है आगे और बढ़ती जाती है सिचुएशन। तो इसी के मुकाबले में कंपैरिजन करते रहते हैं कि हमारे यहाँ पर से कितना पैसा दूसरे देश में गया और दूसरे देशों में से कितनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आई, तो उसी का कंपैरिजन करके चलते हैं कि हमारा कैपिटल अकाउंट क्या है। तो कैपिटल का मतलब क्या है? पैसा। पैसा आना चाहिए, तो उसका उसको एक अलग अकाउंट से हम यहाँ पर मेजर करके चलते हैं। ओके, जितनी भी बोरोइंग्स हमारी होती हैं, जहाँ रेमिटेंस वगैरह आता है, तो रेमिटेंस आपको पता होना चाहिए कि जो पैसा बाहर से आता है, जो मतलब भारतीय लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, जो यूएई में या कनाडा में, ओके, तो वहां पर काम करके जो पैसा भारत भेजते हैं, तो उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा पैसा रेमिटेंस के रूप में भारत को ही आता है। भारत पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चाइना है, और इंडिया को सबसे पैसा जिस देश से आता है वो है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर हमारा कैपिटल अकाउंट हो जाता है। और तीसरा आता है फाइनेंशियल अकाउंट। तो फाइनेंशियल अकाउंट डेफिसिट कब होता है? तो फाइनेंशियल अकाउंट अगर मैं डेफिसिट की बात करूं, तो जब भी कोई हमारा जो इंडियन बायर है, मतलब कि वो यहाँ पर ज्यादा एसेट्स परचेज कर रहा है, कुछ ज्यादा फॉरेन एसेट्स परचेज कर रहा है किसी दूसरे देश में, ओके, तो इसके कंपैरिजन में कोई यहाँ पर फॉरेनर जो है ना, वो यहाँ पर कम एसेट्स परचेज कर रहा है हमारे इंडिया में आकर। तो कहने का मतलब, अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में कम जो है पैसा लगा रहा है, तो कम पैसा लग रहा है तभी तो कम एसेट जो है वो परचेज कर रहे हैं ना, तो उसके मुकाबले में हम ज्यादा परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव की कंडीशन हो जाएगी। हम कहेंगे कि हमारा जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो नेगेटिव में है। जितना ज्यादा पैसा फॉरेनर्स यहाँ पर लगाएंगे, उतना ज्यादा वो एसेट जो है ना खरीदेंगे, एसेट्स बनाएंगे, इंडिया में नई फैक्ट्री खोलेंगे, नए इंडस्ट्री, नए प्लांट लगाएंगे। उसके मुकाबले में अगर भारतीय लोग कम करते हैं, तो तब हम कहेंगे कि हमारा जो है फाइनेंशियल अकाउंट वो सरप्लस है। ओके, तो ये तीन तरह के अकाउंट हो गए। तो यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर करंट अकाउंट सरप्लस की बात कर रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर है, बेंचमार्क, जो कि अमेरिका फॉलो करके चलता है, और जब भी किसी देश को वो यहाँ पर करेंसी मैनिपुलेशन की लिस्ट में डालता है। तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि अगर फर्स्ट चीज की बात करें बायलेटरल सरप्लस विद यूएस, और तीसरी चीज की बात करें जो है नेट परचेज होती है फॉरेन करेंसी की, तो उसके मामले में यहाँ पर ना इंडिया जो है ना वो इन कंडीशंस को मेट करता है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो बेंचमार्क्स हैं, तो यहाँ पर उनको मेट करता है। लेकिन जब हम बात करें करंट अकाउंट सरप्लस की ना, तो ये बहुत कम है। मतलब जिस थ्रेशोल्ड लेवल की ये बात करें कि इतने बड़े पैमाने पर हमारा सरप्लस नहीं है, ओके, तो बहुत कम है। तो यहाँ पर जो कंट्री जिसके पास मार्जिनल करंट अकाउंट सरप्लस हो, ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि कोविड-19 के चलते इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ओके, मतलब पिछले साल की अगर बात करें ना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट तो ज्यादातर हुआ ही नहीं किसी कंपनी का किसी देश का किसी देश के साथ।
जिसके चलते जो भी अगर भारत ने ज्यादा एक्सपोर्ट कर भी दिया है ना, अमेरिका ने अगर कम इम्पोर्ट यहाँ पर जो है अमेरिका से हमने अगर अगर कम इम्पोर्ट किया तो उसके चलते ये जो रीजन है वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन है, जिसके चलते जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक जो करंट अकाउंट सरप्लस हमारा हुआ भी है ना, तो वो कोविड-19 के ही चलते, तो वो भी बहुत मार्जिनल मैनर में है। वो तो यहाँ पर इम्पोर्ट डेंट हो गए, तो इसके चलते यहाँ पर जो है करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है हमारा। और इसके अलावा आगे बात करें कि जो इंडिया है तो कॉन्सिस्टेंटली ना यहाँ पर लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट ही हमारे यहाँ पर रहा है, मतलब करंट अकाउंट सरप्लस कोई मतलब रेयर ही होता है कि करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में हम कहें कि भारत जो है ना उसकी इकोनॉमी सरप्लस चल रही है। तो अगर हम चाइना के साथ भी ट्रेड करते हैं तो वहां पर भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है। ओके, ज्यादा हमारा इंपोर्ट ही होता है चाइना से, जो भी आप देखो आइटम्स यूज करते हो मोबाइल फोन से लेकर जो भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ओके, तो वो ज्यादातर चाइना से ही हम इम्पोर्ट करते हैं। ओके, तो चाइना से भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहता है ज्यादातर ज्यादा पैमाने पर, तो ओवरऑल सिनेरियो में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, तो जिसके चलते यहाँ पर कह रहे हैं कि 2004 को आप यहाँ पर आप छोड़ दो, इसके रिगार्डिंग जब भी आगे जब हमारी इकोनॉमी बनी है 2004 से लेकर अब तक की, तो हमारा ज्यादातर करंट अकाउंट डेफिसिट ही रहा। तो क्या रीजन है कि एक्सचेंज रेट में यहाँ पर जो है पुश अप देखने को मिला, हमारा जो यहाँ पर करेंसी अगर किसी ना किसी तरीके से अगर यार स्ट्रांग हुई है अमेरिका के मुकाबले में, तो यहाँ पर रीजन क्या है? तो यहाँ पर रीजन बता रहे हैं कि जो कैपिटल इनफ्लो आ रहा है बाहर से, जो पैसा यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर वो रीजन है, एक्सपोर्ट रीजन नहीं है। एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा हो गया, अगर हमारी करेंसी डिवैल्यूट हुई तो ज्यादा जो हमने एक्सपोर्ट कर दिया इसके चलते यहाँ पर अर्निंग ज्यादा होगी, तो ये रीजन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो पैसा आया है करंट अकाउंट जो इनफ्लोज हुआ है, तो यहाँ पर ये रीजन यहाँ पर जो है ना यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है ऑथर की तरफ से। सॉरी, यहाँ पर ध्यान रखिए करंट अकाउंट इनफ्लोस मतलब जो इंपोर्ट हमने किया है उसकी वजह से। ओके, तो इस यहाँ पर ओवरऑल रीजन यही है, हमारी जो करेंसी डिवैल्यूट हो रही है, करेंसी का अगर 75 रुपीज तक पहुंच रही, कल को 76 77 तक अगर पहुंचती है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो कैपिटल इनफ्लो होता है उसी का यहाँ पर रीजन बात की जा रही है ऑथर की तरफ से। अगर मैं बात करूँ ना हमारी जो करेंसी डिवैल्यूशन है, तो उसका जो एस्टिमेशन दिया जा रहा है कि अभी चलो 75 रुपीज के आसपास है, लेकिन आने वाले समय में ये 80 रुपीज के आसपास भी जाएगी। ओके, 80 85, तो आने वाले समय में ये और डिवैल्यूट होगी। जिस तरीके से मार्केट की सिचुएशन होती है, बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट की जो करेंसी है ना उनकी वैल्यू जो है ना वो मापी जाती है कि क्या वैल्यू है। ओके, एक यूएस डॉलर के मुकाबले में। और आगे क्या बात करें, आगे बात करें कि इंडिया को पहली बार कब डाला गया वॉच लिस्ट में, तो पहली बार डाला गया दिसंबर 2018 में। ओके, बाद में 2019 में रिमूव कर दिया गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर दूसरी बार ऐड किया गया दिसंबर 2020 में। ओके, तो यहाँ पर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अभी तक दिसंबर 2020 तक डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में, तो अभी आई है 20 जनवरी 2021 से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, बाइडेन की सरकार बनी है अमेरिका में। तो उन्होंने भी इंडिया को, जैसे जो चाइना है, साउथ कोरिया, जापान, तो उन्हीं की लिस्ट में यहाँ पर इंडिया को भी शामिल कर दिया है। ओके, तो अभी जो आरबीआई जो है ना, तो उसने ऐसा कोई भी इंटरवेंशन करेंसी मार्केट में नहीं की है जिसके चलते जो ना आर्टिफिशियली मतलब हमारी जो है करेंसी जो है उसकी वैल्यू कमजोर हो जाए, डीवैल्यूड हो जाए। ज्यादातर यहाँ पर जब भी इंटरवीन करता है आरबीआई मार्केट करेंसी मार्केट में, तो यहाँ पर कोशिश उसकी होती है कि हमारे अपने रुपए को बचाया जाए। बचाया जाए कहने का मतलब कि ये 75 तक पहुंचा है, तो ये इसको 75 तक नहीं पहुंचाना है, इसको वापस 72 पे लेकर आना है। ओके, अपनी करेंसी को मजबूत करना हर एक देश का जो सेंट्रल बैंक है ना उसका मेन मोटिव ये होता है। तो कोई भी देश का सेंट्रल बैंक जो है ना मतलब खुद से कभी भी डिवेल्यूट नहीं होने देता अपनी करेंसी को। ओके, तो ये यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर मेजर्स होते हैं। तो इससे इसके अलावा यहाँ पर ये भी बात समझे थोड़ा कि आरबीआई कैसे इंटरवीन करता है। देखो, आरबीआई के पास ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काफी पैसा होता है, तो उसको वो अलग अलग मायने में रखता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाया, उसको भी आप देख सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। तो उसमें गोल्ड के मायने में पैसा रखा होता है और ज्यादातर पैसा रखा होता है यूएस डॉलर के मायने में। ओके, तो यूएस डॉलर के जितना यहाँ पर जितने बड़े पैमाने पर यूएस डॉलर को रखता है आरबीआई, ओके, तो यहाँ पर उस पैमाने पर ना डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है कि मतलब किसी करेंसी एसेट को हमने अगर रखा है तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ती है। ओके, तो आरबीआई क्या करता है जब हमारी करेंसी डीवैल्यूड होनी शुरू हो जाती है, जैसे अभी 75 76 के आसपास है, तो उस समय जो भी रिजर्व में पैसा होता है यूएस डॉलर के रूप में, तो उसको इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में उस यूएस डॉलर को बेचना शुरू कर देता है। जब आरबीआई बड़े पैमाने पर बेचता है, ओके, तो जो यहाँ पर यूएस डॉलर होता है, तो उससे यहाँ पर एक इंडिकेशन जाता है मार्केट में कि मतलब हमारे लिए इसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर बेच रहे हैं, अपनी मार्केट से निकाल रहे हैं। ओके, तब जाकर जो है ना हमारा जो करेंसी है दोबारा 75 से 72 71 के आसपास आना शुरू हो जाता है। ओके, तो देखो अगर आरबीआई यूएस डॉलर को अगर रख लेता है, प्रिजर्व करके रिजर्व में रखे रखता है, अगर हमारे करेंसी 75 तक भी पहुंच गई है, 76 तक पहुंच गई, तो अगर इसको बेचता ही नहीं है ना, तो तब हम कह सकते हैं कि आरबीआई ना मतलब करेंसी मैनिपुलेशन का ऐसे मतलब
एजेंडा अपनाकर चल रहा है। तो लेकिन आरबीआई ऐसा कभी नहीं करता। आरबीआई हमेशा अपनी करेंसी को ना मजबूत करने की कोशिश करता है कि किस तरीके से अपनी करेंसी को बचा कर चले। ओके, जो यहाँ पर जो अस्थिरता है ना, तो वो नहीं आनी चाहिए, मतलब डीवैल्यूट नहीं होनी चाहिए हमारी करेंसी इतने बड़े पैमाने पर कि मतलब कि कल को उसको हम कंट्रोल ही ना कर पाए। जैसे पाकिस्तान की देख लो, उसका जो यहाँ पर करेंसी है पाकिस्तानी करेंसी, वो 150 रुपए तक पहुंच चुकी है एक यूएस डॉलर के मुकाबले में, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ये जो तीसरा बेंचमार्क है ना फॉर फॉरेन करेंसी, यहाँ पर कितना रखी जाती है अपनी जीडीपी के हिसाब से, तो अगर 2% तक है, ओके, तो तब यहाँ पर ये भी जो है ना एक तरीके से क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर देता है यूएस की। 2% अपनी जीडीपी की फॉरेन करेंसी के रूप में ही पैसा रखा हुआ है। ओके, तो मतलब जितना पैसा जैसे यूएस डॉलर के रूप में हम ज्यादा रखते हैं, तो यहाँ पर ज्यादातर कोशिश रहती है जितना लंबे समय तक रहे ना, तो उतना डीवैल्यूट होने के चांसेस है हमारी करेंसी के। तो अगर ये 2 से 3%, 4%, 10% हो जाता है, तो ज्यादातर मतलब और बड़े पैमाने पर चांसेस है कि हमारी करेंसी जो है ना वो डीवैल्यूट हो जाएगी। ओके, तो ये सब कुछ मेजर्स होते हैं जिनको अपनाकर चलता है आरबीआई। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि यूएस जो है ना, मतलब अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता इस तरीके से हमारे आरबीआई के ऊपर। हम जो काम कर रहे हैं हमारा हक है। ओके, हम चाह रहे हैं कि हमारा जो रुपया है ना वो स्ट्रांग हो, अगर अच्छी तरीके से वो आगे प्रोग्रेस करे। यहाँ पर जो असल में दोषी हैं, तो यहाँ पर वो अपने दायरे में देखें। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं अमेरिका की, ओके, तो अपना बर्डन जो है ना खुद से संभाले, तो उस अपने ऊपर जो देखे कि मतलब कहाँ पर उन्होंने गलती की है, जिसके चलते जो है मतलब इस तरीके से उनका जो यूएस डॉलर है, मतलब मार्केट में उसकी दशा ऐसी हो रही है कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को देखें, मतलब उनको इतना बड़े पैमाने पर कम कर दिया है कि मतलब जो इन्वेस्टर्स है डेफिनेटली फिर मूव करेगा किसी उस दूसरे नेशन में जहां पर उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हाउ टू फिक्स आवर इंफ्रा ट्रिपल पी प्रॉब्लम्स। ओके, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो होती है, इसके रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट करें, तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटैड भी इसको हम कहते हैं। तो एस्टिमेशन क्या है, ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हमारे हैं, जिनको कि 2030 तक कंप्लीट करना है, जो भी यूएन मेंबर कंट्रीज है ना, तो उनके सामने कुछ गोल्स हैं जिसको हम एसडीजी गोल्स भी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये 17 गोल्स है टोटल कुल मिलाकर, जिनको कि अचीव करना है 2030 तक। ये 2015 में शुरू हुए थे, क्योंकि 15 साल का समय दिया गया है यहाँ पर जो भी यूएन मेंबर कंट्रीज हैं कि इन गोल्स को आप अचीव करें। ओके, तो यहाँ पर इन 17 गोल्स में से यहाँ पर बात करके किन के ऊपर हमने फोकस करा, तो यहाँ पर अभी अगर सभी गोल्स को अगर अचीव करना है, तो यहाँ पर एनुअल इन्वेस्टमेंट जो चाहिए वो चाहिए $4.5 ट्रिलियन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सभी डेवलपिंग नेशन है। तो यहाँ पर आबादी ज्यादा है, तो पर्याप्त जो संसाधन आम जनजात को जो मिलने चाहिए ना, वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो अभी सभी सेक्टर्स में काम करना है। तो इसी के रिगार्डिंग $4.5 ट्रिलियन की यहाँ पर जो ना कम से कम इतनी स्पेंडिंग होनी चाहिए, तभी जो है ना ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनको 2030 तक हम कंप्लीट कर पाएंगे। अभी करंट लेवल जो स्पेंडिंग है, तो यहाँ पर जो फाइनेंसिंग गैप रह रहा है अभी कम से कम $2.5 ट्रिलियन का, मतलब कि इतनी पैसे की अभी कमी है। अगर हम एनुअली बात करें, मतलब जितना पैसा लगना चाहिए साल के हिसाब से नहीं लग रहा। ओके, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो वो उसका जो एस्टिमेशन है वो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे एसडीजी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, तो यहाँ पर 5 प्रायोरिटी एरिया जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। सबसे पहले हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया हेल्थ, तीसरा हो गया रोड्स, चौथा हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर पांचवा हो गया वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये 5 चीजें हैं जिनको प्रायोरिटी के हिसाब से जिनके ऊपर काम करना है, जो कि हर एक इंसान के पास ना उपलब्धि जिन चीजों की होनी चाहिए, इनके बिना बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो यहाँ पर एडिशनल प्राइवेट और पब्लिक एनुअल स्पेंडिंग जो है ना, वो चाहिए कम से कम $528 बिलियन की। ओके, फॉर लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज। ओके, तो भारत जो है ना वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। तो आप एग्जांपल दें किसी लो इनकम कैटेगरीज की। तो ये कैटेगरीज बनाई गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो ये कैटेगरीज बनाई गई, तो उसमें यहाँ पर सबसे नीचे होता है लो इनकम कंट्रीज, उसके ऊपर होता है लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, उसके ऊपर होता है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, और उसके ऊपर होता है हाई इनकम कंट्रीज। तो अगर हाई इनकम कंट्रीज की बात करें, तो वहां पर यूएस आ जाएगा, यूके आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा। ओके, तो सिंगापुर एक एग्जाम्पल है कि जो लो इनकम कंट्री की कैटेगरी से ना हाई इनकम कंट्री की कैटेगरी में गया है। तो उस एग्जाम्पल से हमें इंडियंस को भी सीखना है। ओके, तो हमारी कैटेगरी अभी लोअर मिडिल इनकम कंट्री की कैटेगरी है, तो हमें इससे काफी आगे निकलना है। तो ये तभी होगा
जो प्रति व्यक्ति आय जो है ना उसको हम बढ़ा पाएंगे, तो तभी बढ़ेगी जब बड़े पैमाने पर देश में इन्वेस्टमेंट आएगी। ओके, तो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बढ़ेगी, तो प्राइवेट शेयर जो है जब किसी मार्केट में ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, तभी वो देश की इकोनॉमी जो है ना वो आगे बढ़ पाएगी। तो उसके चलते माइंड सेटअप बदलना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक हो गया 528 बिलियन यूएस डॉलर यहाँ पर चाहिए फॉर लो इनकम कंट्रीज के लिए। तो इसके अलावा आगे बात करें 2.1 ट्रिलियन यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर इतनी रकम चाहिए फॉर एमर्जिंग कंट्रीज। ओके, मतलब कि जो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे, मतलब जहां पर इकोनॉमिक बूम जो है ना देखने को मिल रहा है, जैसे भारत यहाँ पर भी इकोनॉमिक बूम देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, जो है आगे इकोनॉमी जो है रिकवर की ओर बढ़ रही है। चाइना हो गया, तो वहां पर इतना कम से कम पैसा हमें चाहिए, स्पेंड करना होगा सालाना यहाँ पर हर एक साल के हिसाब से। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो पहले नंबर पर है नो पॉवर्टी, दूसरे नंबर पर जीरो हंगर, फिर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी। तो ये नंबर याद रखने हैं कि कौन से नंबर पर जो है ना कौन से वाला गोल है। और छठे नंबर पर है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ओके, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। रिड्यूसिंग inequalities, सस्टेनेबल सिटीज एंड communities, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ लो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ओके, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और लास्ट में है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब कि जो 17वां गोल है ना उसमें ये कहा गया है कि आपस में पार्टनरशिप करके चलना है, तभी इन गोल्स को जो है ना हम फोकस कर पाएंगे, सही मायने में जो है ना हल निकाल पाएंगे 2030 तक। और आगे बात करें कि अगर हम बात करें स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ओके, तो एसडीजी इन्वेस्टमेंट मैप के हिसाब से, तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर रिपोर्ट इनके द्वारा जो बनाई गई है, तो इसके द्वारा अगर बात करें तो ये कह रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर कम से कम 2.64 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है ना यहाँ पर इतने की इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना चाह रहा है। तो कुल मिलाकर जो 17 गोल्स है उनको अगर अचीव करना है, तो इतनी यहाँ पर जो है ना पैसा एनुअली लगाना पड़ेगा सरकार को, सॉरी, ओके, तो यहाँ पर ओवरऑल मैनर पे यहाँ पर इतना पैसा लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमारी जो कुल जीडीपी है, अगर हम भारत की जीडीपी की बात करें तो वो भी 2.75 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। ओके, तो यहाँ पर एक भारत की जीडीपी के आसपास का यह पैसा यहाँ पर बोल रहे हैं कि इतना पैसा लगाना पड़ेगा, हमारी भारत की इकोनॉमी इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अगर हम अच्छे पैमाने पर जो है भारत को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, मतलब कि अलग अलग जो सेक्टर्स है वहां पर अच्छी प्रगति अगर लेकर आना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर बात करें पब्लिक फाइनेंस की, अगर सरकार फाइनेंस करे तो यहाँ पर फाइनेंसिंग में शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अराउंड 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की, मतलब कि इतने पैसे की शॉर्टेज है, मतलब जिसको कि सरकार यहाँ पर फाइनेंस नहीं कर पाएगी, इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पर इसको इनकी पूर्ति करने की, यहाँ ये इतना पैसा कहाँ से लाए, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बचती है। तो यहाँ पर कैसे आगे यहाँ पर एसडीजी गोल्स को बढ़ाएं, तो यहाँ पर जो सबसे मेजर जो रूट है वो यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क तैयार किया जाए अच्छे से, मतलब कि यहाँ पर सरकार भी पैसा लगाए, यहाँ पर प्राइवेट जो प्लेयर्स है, प्राइवेट कंपनीज, वो भी पैसा लगाए। ओके, तो आपस में पार्टनरशिप करके चले सही तरीके से और आगे बढ़ते जाए। ओके, तो ये मॉडल एक बचता है जो कि मतलब सही तरीके से आपके जो गोल्स है उनको अचीव करवा सकता है। और इसके अलावा बात करें कि हालांकि जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स है ना, तो यहाँ पर उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्यूरेट असेसमेंट का यहाँ पर रिस्क रहता ही रहता है। देखो, कोई भी बंदा अगर प्राइवेट सेक्टर में से इन्वेस्ट कर रहा है, तो प्राइवेट हमेशा इन्वेस्ट करता है कि मुझे फॉर प्रॉफिट काम करना है, कि जहां पर भी मैं इन्वेस्ट करूं मुझे कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को, जो प्रॉफिट है वो भी देखने को मिले। तो अगर आप देखो, अगर जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं तो वहां पर पब्लिक सरकार का पैसा लगता है, ज्यादातर दवाइयां वगैरह मुफ्त मिलती हैं, और जो जितने भी इलाज किसी हॉस्पिटल के दायरे के अंदर हो पाते हैं तो उनको यहाँ पर ज्यादातर कम खर्चे में किया जाता है सरकार के द्वारा। और ज्यादातर ऐसी मशीनरी जो मतलब कि महंगी हो ना, तो वो ज्यादातर आपको सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती, फिर सरकारी हॉस्पिटल्स वाले आपको खुद को रेफर कर देते हैं कि किसी प्राइवेट अदारे में चले जाओ, अगर आपने ये टेस्ट करना है या फलाना टेस्ट करना है। तो बहुत लिमिटेड यहाँ पर अप्रोच रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जहां पर आपको पर्याप्त मशीनरी मिल जाए, जो कि मतलब किसी भी इंसान की जो भी टेस्ट वगैरह करने के लिए उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त हो। तो मतलब कहने का, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करो तो वो फॉर प्रॉफिट ही काम करते हैं। वो तो अगर आपको कोई मेडिसिन भी देंगे ना, तो उसमें से भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ओके, और बाकी का जो इलाज उसका खर्चा अलग है। ओके, तो यहाँ पर बात आ गई, दोनों क्षेत्र में काम हो रहा है। हॉस्पिटल्स के रिगार्डिंग अगर बात करूं, प्राइवेट भी काम कर रहा है और सरकारी भी काम कर रहे हैं। सरकारी में आपको थोड़ा फायदा है, वहां पर सोशल जो है ना आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन प्राइवेट जहां पर आ गया वहां पर वो प्रॉफिट ढूंढेंगे। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से मैनेज करके चलें इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर हम पीपी ट्रिपल पीस की बात करें, तो यहाँ पर अगर ये अलग डायमेंशन के तौर पर यहाँ पर चला जाता है जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स की, मतलब काफी लंबे समय पार्टनरशिप चल रही है।
अगर कोई यहाँ पर देखो कोई ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब कि कोई एयरपोर्ट बनाना है या फिर कोई मेट्रो स्टेशंस डेवलप करने हैं या मेट्रो लाइन पूरी नई सिरे से बिछानी, तो काफी समय लग जाता है। तो वहां पर भी जो है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी होते हैं जो जिनकी इन्वेस्टमेंट रहती है। जैसे अभी देखो, अभी रैपिड रेल कॉरिडोर बन रहा है हरियाणा के, जो यहाँ पर जो दिल्ली के आसपास के जो शहर है उनको जोड़ा जाएगा दिल्ली के साथ। ओके, नोएडा वगैरह जो उत्तर प्रदेश के जो शहर है तो उनको भी जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर रैपिड रेल ट्रांसलेशन जो प्रोग्राम वो चलाया जा रहा है, तो वहां पर भी जो है कुछ हिस्सा जो है ना वो केंद्र सरकार का है, कुछ हिस्सा जो है वो जो है जो गवर्नमेंट्स होगी। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में से वो रेल जा रही तो उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर पैसा लगाएगी, अगर दिल्ली से जा रही तो दिल्ली सरकार लगाएगी, हरियाणा से जा रही तो हरियाणा सरकार लगाएगी, तो उस तरीके से। और इसके अलावा जो कुछ पोर्शन बचता है वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स है, ओके, तो इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ही हम कहेंगे। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप्स की बात करें तो वहां पर मुद्दा कुछ और निकल कर आता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ऑथर अपनी बात रख रहे हैं। और ये बात कह रहे हैं कि जब हम प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी की सिद्धांत करें, तो मतलब बहुत हार्ड है, मतलब कि दोनों एक जैसा ही यहाँ पर जो ना पार्टनरशिप करके चले। अगर स्टेट की बात करें, अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो ज्यादातर ऐसा कभी नहीं देखने को मिलता कि 50% यहाँ पर 50-50% जो है ना पार्टनरशिप चल रही है किसी यहाँ पर सरकार और यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में। तो ज्यादातर यहाँ पर कुछ ना कुछ हिस्सा या तो राज्य सरकार का ज्यादा होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा होता है, या फिर यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो फाइनेंसिंग होती है वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की जो पार्टनरशिप है वो उसको थोड़ा कम ही रखा जाता है। ओके, और इसके अलावा बात करें कि जो ट्रिपल पीस जो मॉडल है सोशल सेक्टर में, सोशल सेक्टर जैसे मैंने अभी हॉस्पिटल की एग्जांपल ली, वहां पर सोसाइटी की सेवा के लिए मतलब आपको फ्री दवाइयां वगैरह मिलती हैं। तो यहाँ पर और भी जो सोसाइटल जो सोशल सेक्टर्स हैं, तो वहां पर उसके रिगार्डिंग भी ट्रिपल पी जो है फ्रेमवर्क अच्छा खासे तरीके से अभी काम करना शुरू हुआ है। अगर हम बात करें वाटर सप्लाई के एरियाज में या फिर सैनिटेशन मैनेजमेंट के एरिया में, तो वहां पर भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी बढ़ती हुई देखने को मिली है। अगर हम बात करें जो एडवांस्ड इकोनॉमी जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, तो वहां पर जो ट्रिपल पी फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट जो है ना जैसे वाटर सप्लाई का हो गया या सैनिटेशन मैनेजमेंट का हो गया, तो वहां पर अच्छे तरीके से जो है ट्रिपल पी फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश किया जा चुका है यूएस और यूके जैसी इकोनॉमीज में। मतलब कि वो ऐसा फंडा फॉलो करके चल रही है, इतना स्ट्रांग इन्होंने फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है कि कोई मतलब आपस में डिस्प्यूट्स वगैरह बहुत कम ही रहते हैं। मतलब जिस तरीके से प्राइवेट प्लेयर अगर आ भी रहना आगे, तो उसको पर्याप्त बेनिफिट उसके वहां पर मिल जाते हैं जब भी वो इन्वेस्ट कर रहा है इस यहाँ पर ट्रिपल पी फ्रेमवर्क के तहत। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, मतलब किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो है ना स्ट्रक्चर तैयार किया गया कि मतलब किस तरीके से ट्रिपल पी फ्रेमवर्क चलेगा आगे। तो यहाँ पर जो भी इकोनॉमिक साइकिल होंगे, जिस तरीके से यहाँ पर लाइफ साइकिल होगा किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, जहाँ पर कि प्राइवेट अदारे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सरकारी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये फ्रेमवर्क काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग कैसे है ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब कि ऐसा स्मूथ मतलब आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए कि कोई मतलब गड़बड़ी ना हो और अच्छे तरीके से ना मतलब स्मूथ मैनर में काम हो जाए। जो आपने गोल रखा है कि मतलब कि अगर ये हाईवे का निर्माण हो रहा है, जैसे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की बात कर ले, तो काफी बड़ा हाईवे है वो। ओके, और काफी समय बचेगा जब आप यहाँ से जो है रोड ट्रैवल करना शुरू करोगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें, तो अभी देखो कितने समय पर इसको कंप्लीट करना है, कितना खर्चा आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। जितना यहाँ पर कम समय में वो यहाँ पर कंप्लीट होना, तो उतना खर्चा यहाँ पर जो है ना कम होगा। मतलब जो इंटरेस्ट का बर्डन है ना वो कम होता जाएगा। जैसे अगर पैसा लग रहा है इन प्रोजेक्ट्स में, तो पैसा कहीं ना कहीं तरीके से जो है ना ब्याज के ऊपर ही पैसा लिया हुआ है। अगर इन प्रोजेक्ट्स में डिले हो जाता है, फंडिंग की कमी हो जाती, पहले जो पैसा लिया वो पैसा खत्म हो गया, सारा लग गया, अभी और पैसा है ही नहीं कि मतलब एक्सपैंड कैसे करना है प्रोजेक्ट को, आधे रास्ते में ही प्रोजेक्ट में पैसा खत्म हो गया। तो ये सब चीजें हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग कैसे है कि पैसे की सप्लाई खत्म ना हो वहां पर। ता जो कि कई बार ऐसा होता है कि मतलब पैसा जितना उठाया मार्केट से वो लग गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं। और जब पैसा उठाया था जिनसे, उनको भी तो इंटरेस्ट देना है ना, मतलब फिर डिले हो जाता है कि जब तक नए इन्वेस्टर्स नहीं मिलते। तो अगर जितना डिले हो गया, साल का 2 साल का, तो जिन्होंने पहले पैसे दिए उनको तो इंटरेस्ट देना ही देना है। ओके, तो फिर नुकसान हो रहा है, उसकी यहाँ पर प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो फिर वो इंटरेस्ट भी कैसे देंगे जब नया पैसा कहीं मतलब किसी इन्वेस्टर से लिया जाएगा ना, तो उसी में से मतलब वो इंटरेस्ट का पैसा पहले वालों को देंगे, मतलब जिनसे पहले पैसा उठाया होता। ओके, तो जब फिर नए वाले से जो नए वाले इन्वेस्टर्स होंगे उनसे जो पैसा आएगा, फिर उससे जो है ना आधा पैसा लगाएंगे उस प्रोजेक्ट को शुरू करने में, और थोड़ा पैसा चला जाएगा जो पहले यहाँ पर इन्वेस्टर्स थे उनको उनका ब्याज देने में। तो इस तरीके से मतलब डिले हो जाता है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फेल हो जाता है अगर सही तरीके से ना चले। तो यहाँ पर भारत के रिगार्डिंग जो हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि बहुत खराब एक्सपीरियंस है। अगर हम ट्रिपल पी फ्रेमवर्क की बात करें, तो अगर यहाँ पर बात करें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं जिनके रिगार्डिंग हमें बात करनी होगी। जैसे यहाँ पर क्लैरिटी नहीं होती,
मतलब क्या आउटकम्स निकल कर आएंगे आने वाले समय में, मतलब अगर सही तरीके से अगर हम नहीं चलते हैं तो जो गोल होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं। मतलब पहले दायरा होता रहा कि मतलब इस समय में ये हमारा जो है गोल कंप्लीट हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो शिफ्ट हो जाता है कि नहीं अभी 2 साल और लगेंगे, 3 साल और लगेंगे। इसके अलावा जो सरकार की नीति है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, उसकी जो पॉलिसी अनसर्टेनिटी है, मतलब कि अनिश्चितता है, पता ही नहीं कि मतलब सरकार क्या चाह रही है, सरकार का रुख क्या है। ओके, इसके अलावा जो जो जुडिशियल इंटरफेरेंस कई बार हो जाती है, जैसे बहुत सारे ऐसे कॉरिडोर्स होते हैं मतलब जहां पर ना बहुत सारा डिले हो जाता है कि जो कोई ना कोई किसी नेशनल पार्क की ओर से निकल कर हमने हाईवे बनाना है, या मतलब ऐसे वो जो है ना पॉइंट्स निकल कर आए थे जहां पर एनवायरनमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो इसके चक्कर में भी प्रोजेक्ट्स काफी डिले रहते हैं। तो उसके चलते कई बार जुडिशियल खुद से भी रिस्पॉन्स कर जाती है, कई बार कोई पीएल भी लगा देता है जुडिशरी में, चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट, जिसके चलते स्टे लग जाता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, काम ही रुक जाता है। और यहाँ पर अज्ञानता जो है ना, कई बार पता ही नहीं होता कि क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो ये भी रीजन रहता है। फिर यहाँ पर बात करें जो कंज्यूमर है, वो भी पे नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मतलब कि मैं क्यों पैसे दूं, जैसे जो टोल वगैरह लगते हैं तो वहां पर भी मतलब ऐसी चीजें कई बार देखने को मिलती हैं, मतलब लोग नहीं चाह रहे कि हम पैसा अपना लगाएं। ओके, मतलब ये भी अनिच्छा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, ओके, तो इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पैमाने पर ना बहुत बड़े पैमाने पर सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म अगर प्रोजेक्ट है तो वहां पर हम पैसा लगाए या ना लगाए। तो ये हाईवेज वगैरह के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, इनको समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं बनते हैं ये। इसके अलावा जो है, जो गवर्नमेंट की जो मतलब जो है काबिलियता मतलब नहीं है, मतलब जो गवर्नमेंट जिस तरीके से गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि अगर उसने कमिटमेंट की है कि वो जो है ट्रिपल पी मॉडल के तहत काम करेगी, अच्छे तरीके से फंडिंग जुटा देगी, तो अगर वो उस दायरे में काम करके आगे बढ़ती नहीं है, अपनी यहाँ पर इनकैपेसिटी दिखाती है कि मैं काबिल ही नहीं हूँ इस काम करने की, तो ये भी यहाँ पर कुछ रीजंस हैं जिसके चलते खराब हो जाता है जो हमारा ट्रिपल पी फ्रेमवर्क है भारत में। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी है, मतलब कि जिस तरीके से पर्याप्त धन भी ये नहीं लगा पाते, मतलब जो इनकी काबिलियत है ना उसको भी आगे नहीं दर्शा पाते, तो इसके चलते मतलब कुछ रीजंस रहे कि प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है ना ये आगे बढ़ नहीं पाया अच्छे तरीके से। इसके अलावा एग्रेसिव फ्रेम फोरकास्टिंग, कहने का मतलब कि आक्रामक मतलब पूर्वानुमान लगा लेना कि मतलब कैसे होगा आने वाले समय में, किस तरीके से ये सेक्टर ग्रो करेगा, और इस तरीके से खुद से ही प्रेडिक्शन लगा के चल जानी कि मतलब कि खराब ही होगा सही नहीं होगा, तो ये मतलब एक रीजन रहा है। दूसरा ये बात कर रहे हैं कि ओवर लीवरेजिंग। ओवर लीवरेजिंग मतलब कि अगर कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब प्राइवेट सेक्टर ये चाह रहा है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। ओके, मतलब कि जितना हो रहा है उससे संतुष्टि नहीं है, तो एक ये भी रीजन है कि मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लाभ मुझे यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिला, तो ये भी एक रीजन है कि मतलब ये फेल हो रहे हैं। और आगे बात करें कि जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं एट रेगुलेटरी कैप्चर की, मतलब रेगुलेशन हम करें पूरे प्रोजेक्ट्स की, यहाँ पर सरकार आगे ना आए, हम प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो आगे हैं, जिसके चलते यहाँ पर मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सका। अगर हम बात करें ट्रिपल पी मॉडल की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की, तो ये मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं सका। आगे आने वाले समय में जिस तरीके से इसको ग्रो करना चाहिए था ना, ये ग्रो ही नहीं कर सका। और इसके अलावा जो शुरुआती दिनों में जो ट्रिपल पी प्रोजेक्ट्स भारत में जो इनिशिएट किए गए थे, क्योंकि शुरुआती दिनों में यहाँ पर ज्यादातर वो 2008 से पहले वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब हुए थे, तो ज्यादातर वो भी 25 से 30 साल के वो प्रोजेक्ट थे, मतलब इतना समय लगेगा इन प्रोजेक्ट्स को बनते बनते। तो यहाँ पर उस समय अच्छी खासी डिमांड थी, अच्छा खासा रेवेन्यू भी निकल कर आ रहा था, लेकिन समय जब जैसे बीतता गया तो यहाँ पर 2008 के बाद एक तो यहाँ पर देखो इंटरनेशनल लेवल पर मंदी आई। हालांकि उसका भारत के ऊपर इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ओके, भारत ने उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने जो बॉन्ड्स बाकी मुल्कों ने साइन किए हुए थे अमेरिका के साथ, भारत ने किए ही नहीं थे, जिसके चलते भारत की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। और तो ये भी एक बेस सबसे बड़ा रीजन था कि मतलब जो काबिलियत थी प्राइम मिनिस्टर की, जिसके चलते 2009 में दोबारा से उनकी सरकार चुनी गई। ओके, उन्हीं के दम पर। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ रीजंस हैं। आगे हम बात करें 2008 के बारे में, इकोनॉमिक साइकिल्स छोटे हो गए, मतलब कि अभी इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कोई भी नहीं देख रहा था। ओके, तो मतलब उतने ही प्रोजेक्ट्स में लोग इन्वेस्ट करना सही समझ रहे थे, मतलब जितना ज्यादा लंबा ना हो, मतलब कि 25 से 30 साल का प्रोजेक्ट का पीरियड ना हो, कम से कम हो, मतलब जहाँ से 5 साल 10 साल इतने तक हो। तो यहाँ पर इकोनॉमिक जो फॉरकास्टिंग थी, क्योंकि जो पूर्व अनुमान जो लगाया जाता है इकोनॉमी के रिगार्डिंग, तो वो भी और कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमीज में जो था अस्थिरता पाई जाने लगी, और यहाँ पर जिसके चलते प्रेडिक्शन लगाना टफ होना शुरू हो गया कि आने वाले समय में किस तरीके से जो है ना प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आगे ग्रो कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर कुछ रीजन रखे गए हैं। और आगे यहाँ पर बात करें पेमेंट टू सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में, मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको जो पेमेंट की जा रही है, तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी बातें जो कि लिंक की जाती है आपस में। जैसे यहाँ पर बात करें कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी,
तो अगर आपने कोई अच्छी सड़क बनाकर दी है, अच्छा हाईवे बनाकर दिया है, तो वहां पर टोल प्लाजा लग रहा है। तो वहां पर एक कंज्यूमर जो है ना वो पे कर रहा है, पेमेंट दे रहा है, मतलब कि मैं उस रोड को यूज कर रहा हूँ, तो टोल प्लाजा के ऊपर आपका जैसे अभी फास्ट टैग की चिप्स लग रही है, तो आपकी पेमेंट आप कर रहे हो। ओके, तो ये डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके की आप सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर ये प्रेडिक्ट की जाती है कि कैसे मेंटेनेंस की जा रही है उस एसेट्स की, मतलब कि अगर जिस सड़क जो सड़क आपको यहाँ पर चलने के लिए दी गई है, क्या उसको प्रॉपर मेंटेन करके चला जा रहा है। जैसे समय रहते अगर कोई भी यहाँ पर सड़क का टुकड़ा अगर टूट जाता है या खराब हो जाता है, क्या उसको उसकी रिपेयर हो रही है। ओके, तो यहाँ पर मेंटेनेंस कैसे की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर और जो यहाँ पर सर्विसेज दी जा रही है लॉन्ग ड्यूरेशन में, तो वो क्या क्या है, मतलब क्या क्या प्रोविजन है सर्विसेज की जो कि मतलब एक कंज्यूमर को दी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर ना ज्यादातर एक ही जो विश्वास है वो रखकर चला जाता है कि अगर एसिड्स को ऑप्टिमम लेवल, मतलब बहुत अच्छे लेवल्स तक अगर हम मेंटेन करके चलते हैं, जैसे मैं उसी सड़क की बात कर लूं, हाईवेज की बात कर लूं, तो ऑटोमेटिकली जो सर्विस स्टैंडर्ड्स है वो भी सही हो जाएंगे। तो ज्यादातर यही धारणा, यही बिलीफ रखकर चला जाता है कि अगर हमने मेंटेनेंस सही कर ली, तो जो है सर्विस डिलीवरी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे वो सही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑथर जो बात करें कि ये जो अजम्पशन हम लेकर चल रहे हैं, तो मतलब ज्यादातर कुछ एरियाज में ये टेटी है, मतलब इतनी पर्याप्त नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो पीरियड होता है जिसमें यहाँ पर कंसेशन दी जाती है किसी भी सर्विस में किसी भी कस्टमर्स को, कि मतलब कि अगर आप इस हाईवेज को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे फॉर एग्जांपल यहाँ पर सर्विस लेने वाले ऐसे भी होते हैं, मतलब जिनको कंसेशंस होती है बहुत लंबे समय तक। ओके, तो यहाँ पर एक ये भी रीजन निकल कर आ रहा है कि ये पर पॉइंट निकल कर आ रहा है, तो जैसे मतलब जिस तरीके से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बदलेगा ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से आने वाले समय में जो चेंजेस है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल जैसे अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड अगर चेंज होते ना, तो यहाँ पर ये इसके रीजन जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कोई हुई है, तो उसके चलते यहाँ पर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो है ना वो सही होता है। तो ज्यादातर यहाँ पर जो ये बिलीव होता है कि मतलब अगर हम एसेट्स को मेंटेन कर लेंगे, तो तभी जो है सर्विस सबसे बढ़िया होगी। तो यहाँ पर हमेशा ये रीजन नहीं रहता है, तो उसके अलावा कुछ और रीजन भी है। तो और रीजन में यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, जैसे अभी देखो हाईवेज के ऊपर पहले आप टोल प्लाजा पे जाते हो, गाड़ी रुकती है। ओके, तो वहां पर काफी जो समय ना खराब हो जाता है, मतलब कि गाड़ी रुकती है, आप टिकट कटवाओगे टोल प्लाजा की, फिर आप जो है ना आगे मूव करोगे, तो इसमें समय लगता है, बहुत सारी लाइन लग जाती है गाड़ियों के पीछे। तो अभी देखो सर्विस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाई जा रही है, तो क्या जा रही है भारत सरकार अभी, मिनिस्ट्री ऑफ जो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज है, तो उन्होंने ये बात कही है कि आने वाले 1 साल तक ना सब कुछ यहाँ पर जो है ना जीपीएस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो है ना चला जाएगा। जो फास्टैग जो टेक्नोलॉजी उसको यूज करते हुए चला जाएगा, मतलब कि आपको रुकने की जरूरत ही नहीं है। फास्टैग का जैसे आपके ऊपर स्टिकर लगा है, तो मतलब ऑटोमेटिकली पैसे आपके जो है ट्रांजैक्शन हो जाएगी, और मतलब आपको सर्विस फैसिलिटी एक तरीके से वहां पर दी जा रही है कि आपका समय बचे। ओके, मतलब कि समय ना खराब हो टोल प्लाजा पे, मतलब वेट करते हैं वहां पर। तो मैं जस्ट सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ओके, तो मैं सिर्फ यहाँ पर टोल प्लाजा और हाईवेज की यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है। जैसे देखो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, तो वहां पर भी बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट हुई है, और जिसके चलते अभी देखो वहां पर ना एज ए टूरिज्म का हब वहां पर बनाने की कोशिश की जा रही है, कि वहां पर अगर सैलानी आते हैं, अच्छी सर्विस उनको दी जाए, मतलब अगर होटल्स वगैरह की फैसिलिटी अच्छी वहां पर मिले, अच्छे तरीके से वहां पर घूमे फिरे, वहां पर जूलॉजिकल पार्क्स वगैरह बनाई गई है। ओके, रेलवे रेलवे कनेक्टिविटी वहां पर दी गई है, वहां पर बीच और जो यहाँ पर जो झील बनी हुई है, मतलब जो सरदार सरोवर डैम है उसके पास में जो झील है, तो उसका भी मतलब बिल्कुल सही तरीके से वहां पर किश्तियां चलाई जा रही है, कि मतलब सही तरीके से, मतलब किसी ना किसी तरीके से जो है ना रेवेन्यू आना शुरू हो। तो मतलब कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। ओके, तो सिर्फ मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ नेशनल हाईवेज की, मतलब आपको बात जो है ना अच्छे से समझ आ जाए। ओके, तो यहाँ पर वही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, इसके अलावा जो सर्विस लेवल स्टैंडर्ड है, तो यहाँ पर बिल्कुल समय के हिसाब से ना जो बदलते जाते हैं, जैसे मतलब समय बदलता है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी में बदलाव आता रहता है, और सर्विस स्टैंडर्ड जो है ना वो भी बदलते रहते हैं। इसके अलावा जो बाकी बात करें वो कर रहे हैं कि जो पब्लिक पॉलिसी है, अगर उसमें कुछ बदलाव लाए जाते तो वो भी चैलेंज जो है ना क्रिएट करते हैं एक तरीके का। तो यहाँ पर जैसे बात कर रहे हैं कि अगर स्टेबल पब्लिक पॉलिसीज हैं, अगर तो यहाँ पर वो तभी अचीव कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम सही तरीके से जो है ना लॉन्ग टर्म कंसेशन पीरियड्स को सही तरीके से जो है ना मैनेज करके चल रहे हैं। कि मतलब अगर आपने अपने कस्टमर को कोई कंसेशन भी आपने दिया है, तो लॉन्ग टर्म के पीरियड में कैसे है वो, किस तरीके से आप उसको मैनेज करके चल रहे हो। तो वहां पर एक बात और ये होगी, दूसरी और यहाँ पर जो स्टेबल पॉलिसीज है वो कैसे काम चल रही है, मतलब तभी जो है ना अगर आपस में दोनों चीजें सही तरीके से चलेगी, तभी आगे सही तरीके से हम बढ़ पाएंगे। और तो यहाँ पर पॉलिसी ज्यादातर यही चीजें दर्शाती हैं कि लोग क्या चाहते हैं।
ओके, लोग जो चाह रहे होते हैं तो समय के हिसाब से वो मतलब उसमें भी बदलाव आता रहता है कि मतलब आज जो लोगों की यहाँ पर थिंकिंग है, आने वाले समय में वो चेंज हो जाएगी। ओके, जिस तरीके से आज जो मतलब डिमांड हो सकता है कि आने वाले समय में उसी रीजन में, उसी एरिया में डिमांड और मतलब किसी और रूप को मतलब ले आए कि मतलब हमें हमारी अभी की डिमांड किसी और रूप में है। ओके, तो यहाँ पर जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है तो हमें भी उस तरीके से बदलना है। तो चैलेंज यहाँ पर यही है कि किस तरीके से यहाँ पर ऐसे जो यहाँ पर फैक्टर्स हैं, इनको यहाँ पर जो ट्रिपल पी कंसेशन है उनके साथ मेल खाकर आगे बढ़ाना है। तो जो भी आप कंसेशन वगैरह दे रहे हो कस्टमर्स को किसी पॉइंट ऑफ मतलब सर्विस के रिगार्डिंग, तो उसके हिसाब से किस तरीके से उसको मैनेज करना, ये भी सबसे बड़ी बात निकलती है। और इसके अलावा आगे बात करें अफोर्डेबिलिटी की, मतलब कि जो आप प्रोजेक्ट बनाकर आगे पेश कर रहे हो कि क्या कंज्यूमर उसको अफोर्ड कर पाएगा, कि जो भी आप सर्विस दोगे तो क्या उस सर्विस को वो अफोर्ड कर पाएगा, उतने पर्याप्त पैसे आपको दे पाएगा। तो ये सबसे बड़ा इंक्लूसिव फैक्टर यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो सबसे क्रिटिकल फैक्टर ये है, मतलब कि जिसके लिए आपने बनाया है तो क्या वो अफोर्ड बड़े पैमाने पर कर रहा है, कि जो मास पॉपुलेशन है कि उससे आपको फायदा पहुंचे। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी का जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, सिर्फ वही आपको फायदा पहुंचा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे, अगर बात करूं बड़े होटल्स होते हैं तो वहां पर तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ही निर्धारित होता है कि मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है वही जाके बड़े होटल्स में पार्टीज वगैरह कर सकता है, वहां पर रूम बुक करवा सकता है। ओके, तो अगर हम बाकी सर्विसेज की बात करें जो कि मतलब पब्लिक के वेलफेयर के लिए है, तो पब्लिक के लिए जो सर्विसेज है तो वहां पर यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पोर्ट जो बंदरगाहें होती है जहां पर जहाज लगते हैं या फिर जो एयरपोर्ट्स है उनकी बात कर रहे हैं कि वहां पर जो यूजर जो यूनिवर्स है, ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्राइसिंग के हिसाब से जिस तरीके से हम प्राइस लगाते हैं उस तरीके से हम यहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि मतलब कौन आए कौन नहीं आए। तो यहाँ पर देखो सीधा सीधी बात है, अगर आप दाम पे करोगे, ओके, जितना यहाँ पर डिमांड की जाती है एयरपोर्ट्स के द्वारा, अगर आपने फ्लाइट में सफर करना है या फ्लाइट की सर्विस लेनी है या फिर किसी यहाँ पर नेवी शिप के थ्रू जो है ना आपने मूवमेंट करनी है, तो यहाँ पर सीधा सीधा पैसा लगना है। तो यहाँ पर बेसिक वही बात कर रहे हैं कि प्राइसिंग के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन हो जाती है बंदों के ऊपर। अगर हम बात करें रेलवेज की, तो जहां पर कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है पैसेंजर्स का, तो यहाँ पर भी जो टैरिफ लगाया जाता है पैसेंजर्स के लिए, तो वहां पर वो भी अफोर्डेबिलिटी टेस्ट के यहाँ पर दायरे में रहता है कि मतलब क्या अफोर्ड कर पाते हैं हमारे पैसेंजर्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर की, ओके, एजुकेशन की, हेल्थ की, तो क्या ये सब चीजों के यहाँ पर इनके मायने में अफोर्डेबिलिटी है लोगों की, तो यहाँ पर कोई कमर्शियल वायबिलिटी निकल कर आ रही है, तो यहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट तो नहीं। ओके, तो ये सब मुद्दों के ऊपर हमने सोचना है। तो इसी के चलते जो ट्रिपल पी जो प्रोजेक्ट्स है ना, तो यहाँ पर उनको केयरफुली हमें डिजाइन करना है कि जहाँ पर जो भी यूजर चार्जेस हैं, जैसे यहाँ पर रेलवे में कोई सफर कर रहा है तो मतलब ऐसा नहीं कि रेल फेयर सीधे बन जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस लगाकर एक रेल फेयर तैयार किया जाता है कि अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह सफर करना है तो इतना किराया होगा। तो उसमें जितने भी तरह के आप यूजर चार्जेस वगैरह लगा रहे हो तो सही तरीके से लगाओ। ओके, प्रॉपर मिक्स करके कि मतलब कि किसी ना किसी तरीके से मतलब फायदा हो जिसने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है और उसको भी फायदा हो जिसने वो सर्विस अवेल करनी है। और तो यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज है वो भी सही तरीके से, जो भी कंसेशन है वो सही तरीके से कंज्यूमर के पास जो है पहुंचे। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स है ना, तो उनके साथ हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और जो यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी है वो भी सही तरीके से मेंटेन रहेगी, इतना दाम भी नहीं बढ़ा देना कि कोई आम इंसान जो ना वो सर्विस को अफोर्ड ही ना कर पाए। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो क्वेश्चन उसी का जो है निकल कर आ रहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कैसे करें। ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स है उसको लंबे समय लगता है, मतलब टाइम लगता है बनने में, तो फाइनेंसिंग की भी जरूरत रहती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी थी कि पैसा खत्म हो जाता है कि जब आधा ही प्रोजेक्ट हुआ होता है, फिर उसके बाद और पैसा चाहिए होता है, जो पिछले वाला जो पैसा उठाया तो उसको भी इंटरेस्ट पेमेंट करनी, तो उसके लिए भी पैसा उठाना होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है, तो मतलब काफी कॉस्ट बढ़ जाती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर डिपेंड करता है वो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के ऊपर। तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या होता है, जहां पर कोई इंस्टीट्यूशन फाइनेंस करे किसी प्राइवेट सेक्टर को, किसी कंपनी को, जैसे बैंक हो गया वो एक इंस्टीट्यूशन है। ओके, इसके अलावा जो वेंचर कैपिटल हो गए तो वो भी एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को पैसा देते हैं। जैसे अभी देखो बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल कर आ रहे हैं भारत में, तो उनको कहीं ना किसी तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन फॉलो कर रहा है, मतलब उनको सपोर्ट कर रहा है, पैसे की सपोर्ट कर, तभी वो आगे ना पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ पा रहे हैं, अपनी एडवर्टाइजिंग जो है ना वो कर पा रहे हैं, और जिस तरीके से उनके सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर डिपेंडेंट रहता है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के ऊपर, यहाँ पर जो इक्विटी डेट दोनों के ऊपर। तो इक्विटी होता है मतलब कि किसी एसेट की ऑनरशिप, तो ऑनरशिप तभी रहेगी जब ज्यादातर पैसा आपका लगा हुआ है किसी यहाँ पर मार्केट में या आपकी जो कंपनी है। अगर ज्यादातर पैसा आपका, तो आपका हम कहेंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर मतलब कंपनी है। इसके अलावा डेट में इस यहाँ पर पूर्ण रूप में डेट आता है, कर्जा आता है, जो कि बैंकों से उठाया जा सकता है, या फिर मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वहां से भी पैसा उठाया जा सकता है किसी कंपनी के द्वारा। तो यहाँ से पैसा लेकर आती हैं कंपनीज। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर फाइनेंस की बात करें, तो यहाँ पर अगर स्पेशली बैंक्स की बात करें ना,
तो यहाँ पर अभी बैंक्स इन हालात में नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है ना कंपनीज को प्रोवाइड कर दे। ओके, तो मतलब क्यों नहीं है ऐसे हालात में? क्योंकि मतलब पहले से जो सरकारी बैंकों की अगर बात करूँ ना, तो बहुत सिचुएशन खराब है। ऐसे खराब है कि मतलब जो इन्होंने पहले लोन बांटे हुए हैं तो वो लोन वापस ही नहीं आए, जिसके चलते वो लोन बहुत बड़ी मात्रा में एनपीए बन चुके हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन चुके हैं। तो जितने भारत के जितने भी कुल मिलाकर बैंक है ना, तो उनका जो टोटल एनपीए बन रहा है तो वो 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। मतलब इतना पैसा, 8 लाख करोड़ के आसपास इतना पैसा, मतलब कि जो वापस ही नहीं आया, जो इन्होंने लोन बांट दिया है ऑलरेडी। ओके, तो अभी और जो अगर लोन बांटते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म मतलब इनके लिए सर्वाइव करना और टफ है। ओके, तो यहाँ पर अभी नेसेसरी है कि कैपिटल मार्केट में से हम उसको, कैपिटल मार्केट को इस तरीके से बनाए कि मतलब सही तरीके से जो लिक्विडिटी चाहिए, पैसा चाहिए कंपनी को, वो मिल सके। तो यहाँ पर इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मतलब सही तरीके से कुछ नए टूल्स, नए पूल्स बनाए जाए जिसके चलते जो है ना पैसा जुटाया जा सके। ओके, तो अभी उसी की एग्जांपल आगे दे रहे हैं। तो अभी बात कर रहे हैं कि 2012 से 14 की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है सुझाए गए जिसके तहत कि हम अपने ट्रिपल पी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करें। तो सबसे पहली यहाँ पर बात कर रहे हैं रूपी डोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। तो ये मसाला बॉन्ड्स क्या थे? तो इनमें ऐसा था कि कोई भी जो इंडियन एंटाइटी है ना, तो यहाँ पर जो ना डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है, मसाला बॉन्ड्स इशू कर सकती है। ओके, किसी भी फॉरेन मार्केट में, तो वहां से वो पैसा रेज कर सकती है। तो यहाँ पर जब भी हम डेट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, तो उसका मतलब यही है कि हमने पैसा उठाना है, किसी कंपनी ने पैसा उठाना है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये थी कि ये रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स थे। कहने का मतलब कि अगर फॉरेन जो इन्वेस्टर्स थे, अगर भारतीय कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो रुपीज के फॉर्म में यहाँ पर जो ना पैसा कलेक्ट करेगी, जो हमारी कंपनी होगी जिसने भी पैसा उठाना है मार्केट से। ओके, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट थी, तो एक साल में 50 मिलियन यूएस डॉलर जो ना, तो उसके मुकाबले में जितने रुपीस बनते हैं, तो उतने रुपए जो है ना कोई कंपनी जो है कलेक्ट कर सकती है मसाला बॉन्ड्स के थ्रू एक साल में। और 5 साल का इसका मैच्योरिटी पीरियड था। तो मैच्योरिटी पीरियड होता है कि मतलब जिस पीरियड के बाद से मतलब कोई लेना देना नहीं रहेगा उस कंपनी का किसी इन्वेस्टर्स के साथ, मतलब उस 5 साल तक जो है ना, उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इन्वेस्टर का वो भी वापस कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो ब्याज बनता है, जो रिटर्न बनता है, वो भी पर्याप्त रूप में पूरा तब तक चुका दिया जाएगा उस इन्वेस्टर्स को कंपनी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से मसाला बॉन्ड्स को यहाँ पर निर्माण किया गया कि मतलब कि पैसा आए किसी ना किसी तरीके से। देखो, पैसा चाहिए, पैसा आ गया ना, तो फिर यहाँ पर टाइमली मैनर में काम होता जाएगा। टाइमली मैनर में अगर काम होता गया बिल्कुल स्मूथ में ना, मतलब कि जो कोई भी यहाँ पर जो फाइनेंशियल बर्डन है ना, वो नहीं बढ़ेगा, उसको हम कम करते जाएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की बात करते हैं। म्यूनिसिपल बॉन्ड भाई ऐसा ही है, जैसे हम वाटर सैनिटेशन की बात करें, मतलब कोई जैसे सीवरेज प्रणाली का काम शुरू करना है, तो वहां पर भी ऐसे ही है। बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है कंपनीज की तरह पैसा रेज किया जाता है, वो पैसा लगाया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग भी रिटर्न मिलते हैं उन कंपनीज को। ओके, तो इस तरीके से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाए गए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर एक ट्रस्ट बना जहाँ पर इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं, और वहां पर भी इसी पैसे को आगे यूटिलाइज किया जाता है, और मतलब उसी पैसे के हिसाब से इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलता है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो ट्रस्ट मतलब बनाना है, मतलब कि जैसे मैंने अभी हाईवेज की बात करूँ तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, तो अगर रियल एस्टेट की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्कूल की बिल्डिंग या कोई भी ऐसी ऑफिस की बिल्डिंग जो रियल एस्टेट का दायरा जहां पर आ गया, तो वहां पर पैसा लगेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में यहाँ पर जो ट्रस्ट बनाया जाएगा, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पैसा लगेगा, कोई फ्लाईओवर बनाना है, कोई पुल बनाना है, किस तरीके से। तो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली यही बात की जा रही है कि ये सब मेजर्स अभी देखे जा रहे हैं, मतलब जितने भी तरह की बीमारियां, मतलब कि जो खराब जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे हो चुके हैं, तो वहां पर भी यूज किया जा रहा है कि इस तरीके से ऐसे जो है ना, जो है जो हमारे जो सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स उनको यूज करें और सही करें। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात करें कि अभी इनको मॉडिफाई करने की जरूरत है सही तरीके से। इनका जो एसेंस है ना, वो लॉस्ट होता जा रहा है, मतलब जिसके लिए ये बनाए गए थे ना, उस तरीके से ये काम अभी नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर यहाँ पर जो जितनी भी फाइनेंसिंग है, तो यहाँ पर इल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की बात करें, खराब होती जा रही सिचुएशन फाइनेंसिंग की, तो उसको सही करने की जरूरत है। इसके लिए यहाँ पर अर्जेंट नीड है ज्यादा इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स की, और यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए हमें, स्पेशली अगर हमने एसडीजी रिलेटेड अगर अपने प्रोजेक्ट्स उनको कंप्लीट करना है, मतलब जैसे वाटर सैनिटेशन हो गया, जिन जिन यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने जिन 5 प्रोजेक्ट्स की बात की थी, उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं। ओके, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो उनको अगर अचीव करना है, तो बिल्कुल सही तरीके से इनोवेटिव हमारे पास यहाँ पर फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर डेडिकेटेड टीम की बात करें, ओके, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में है ना, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम चाहिए जिसको कि फुल टाइम यहाँ पर काम दिया जाए, कि मतलब कि वो ट्रिपल पी फ्रेमवर्क के ऊपर ही काम करे, और यहाँ पर कोशिश करें कि जो 2030 तक जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम अचीव कर लें। तो यहाँ पर इसके लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम की बात करें कि जिसका काम ही ये हो
कि सिर्फ इसके रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैसे फाइनेंस करना है, कैसे ट्रिपल पी फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है, उनके ऊपर ही फोकस करती रहे। तो जो राइटर है वो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मे डे इन अप्रैल। ओके, तो मतलब कि सिचुएशन खराब होती जा रही, जैसे मतलब पिछले साल थी, तो पिछले साल में जो सिचुएशन मई में थी तो अभी अप्रैल में वो चीज देखने को मिली। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि जो वैक्सीन प्रोड्यूसर्स हैं तो उनको अश्योर करना होगा कि सप्लाई बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम जो है 3 मिलियन डोसेज जो है एक दिन के हिसाब से हम देना शुरू करें, तब जाकर जो है ना बड़े पैमाने पर हम अपनी पॉपुलेशन को कवर कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। तो अभी इस लेक्चर में, इस एडिटोरियल में ऑथर ने पूरा सिनेरियो कवर किया है, मतलब जब से शुरुआत से लेकर और अब तक की जो सिचुएशन थी, हमने क्या सीखा और कैसे हम आगे बढ़े, तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की। स्टार्टिंग में बात करें, जब कोविड-19 इस साल, अगर सॉरी फरवरी 2020 की हम बात करें, तो जब उसका जो आखिरी दौर चल रहा था, तो यहाँ पर मार्च शुरुआत और फरवरी का एंडिंग जब चल रहा था, उस समय यहाँ पर कोविड-19 पाया गया भारत में। तो उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो किसी को पता था कि ये बीमारी मतलब कितनी घातक है, और ना ही किसने प्रिपेयर किया हुआ था कि कैसे मतलब इस बीमारी से मुकाबला करना है, और ना ही हमें इस महामारी के बारे में पता था कि ये कैसे फैल रही है और इसकी यहाँ पर मतलब क्या विज्ञान है इसके पीछे में, किस तरीके से ये घातक है। शुरुआत में तो किसी को नहीं पता था कि मतलब ये कौन से जो है ना बॉडी कौन सी एरिया में ये मतलब ज्यादा घातक होती है, कैसे इसको कवर करना है, कितने बड़े पैमाने पर ये जो है ना प्रभाव डाली। क्योंकि मतलब न्यूज में यही सुनने को मिल रहा था उस समय कि इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, मतलब 23-24 हजार तक मतलब लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। तो ऐसी न्यूज देखने को मिल रही थी, जिसके चलते मतलब बस यही सिनेरियो था कि मतलब अभी तक कुछ पाया नहीं गया कि मतलब किस पैमाने पर ये बीमारी फैल रही है। तो इसी के चलते आगे बात करें कि हमारे पास टेस्टिंग किट्स भी नहीं थी। ओके, कि इस बीमारी को टेस्ट कैसे करना, तो उसकी भी इनसफिशियंसी थी। इसके अलावा बात करें कि हमें मतलब बहुत कम पता था कि ट्रीटमेंट कैसे करना है इस बीमारी का, तो ये भी नहीं पता था। इसके अलावा कोई वैक्सीन ही नहीं थी कि किस कैसे जो है ना कौन सी वैक्सीन यहाँ पर लगाए, कौन सा ड्रग यहाँ पर इस्तेमाल करेगी जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सके। ओके, यहाँ पर बहुत कम पैमाने पर हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल बेड्स थे, ओके, वेंटिलेटर्स थे, ऑक्सीजन की सप्लाई थी। तो ये सिचुएशन थी, ये फरवरी 2020 के एंडिंग की और मार्च शुरुआत की बात कर रहे हैं उस समय की। ओके, इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि अगर यूएस की बात करें, यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो जब फर्स्ट वेव चल रही थी तो मतलब सिचुएशन कहीं पर भी अलग नहीं थी, एक जैसी ही थी। जो अपने आप को डेवलप्ड नेशंस कह रहे थे, जैसे इटली जैसे नेशन हो गए, यूके जैसे हो गए, तो वो तो कह रहे थे कि मतलब डेवलप कहने का मतलब ये है कि जितनी पॉपुलेशन है ना उतने पैमाने के हिसाब से पूरे बंदोबस्त उनके पास होंगे, लेकिन नहीं पाए गए। ओके, फ्रांस में, इटली में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को घरों में ही रखा गया। यूएस में भी ऐसा ही हुआ कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, और अगर आपको बीमारी हो गई है तो अगर टेस्ट हो जाता था वहां पर हॉस्पिटल में, अमेरिका में भी, उसको फिर बाद में उस पेशेंट्स को घर ही भेज देते थे कि आप घर जाओ, तो वहीं पर अपना जो है ना अपने आप को क्वारंटीन करके बैठ जाओ। तो ये अमेरिका में प्रोसेस फॉलो हुए थे, मतलब जब फर्स्ट वेव चल रहा था। ओके, और इसके अलावा जब हम आगे बढ़े तो थोड़ा बहुत हमने जुगाड़ किया, या फिर थोड़ा बहुत हमने यहाँ पर समझा, मैनेज किया कि कैसे आगे बढ़ना। 15 अगस्त 2020 की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उस समय एडिशनली जो डेली केस लोड था वो 64,000 के आसपास चला गया। ओके, तो उसके बाद उस समय यहाँ पर बात करें कि इंडिया के पास उस समय सफिशिएंट स्टॉक होना शुरू हो गया था आरटी-पीसीआर टेस्ट किट का, जिससे कि कोरोना बीमारी को यहाँ पर चेक किया जाता है नाक में, वो यहाँ पर पाइप डालकर कि क्या सच में बीमारी है। ओके, तो यहाँ पर आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, इसके अलावा बात कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में एडिशनल बेड्स लगाए गए, वेंटिलेटर्स की यहाँ पर सुविधा हुई, ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी गई, और डॉक्टर्स को भी यहाँ पर ना मेडिकल प्रोटोकॉल्स के तहत चलने को यहाँ पर हदायतें दी गई। जैसे यहाँ पर ये पीपी किट्स होती हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स, कि उसके इस्तेमाल के बिना कोई भी हेल्थ वर्कर काम नहीं करेगा, कोई डॉक्टर काम नहीं करेगा। ओके, इसी के चलते यहाँ पर जो फर्स्ट वेव था, तो यहाँ पर स्पाइक जो थी बहुत बड़े पैमाने पर फैली। कब फैली? जब सितंबर का महीना आया, मतलब उस समय पहली स्पाइक देखने को मिली। मतलब सबसे बुरे दौर मतलब वो गुजरा था सितंबर का महीना, कि जब बहुत बड़े पैमाने पर केसेस निकल कर आने शुरू हो गए। सितंबर 2020 की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसके बाद की बात करें कि जब मिड सितंबर 2020 गुजरा, आगे बढ़े, तो फिर धीरे धीरे करके जो था ना पीक डाउन हुई। ओके, तो उसके बाद केसेस थोड़े कम होने शुरू हुए, और ज्यादातर यहाँ पर यही कहा गया कि मतलब कि जो है ना जुलाई 2020 तक की अगर हम बात करें, तो उस समय यहाँ पर जितने भी केस बढ़ रहे थे उस समय से, उस हिसाब से हॉस्पिटल्स ने मैनेज करने में जो यहाँ पर जितने पर्याप्त जो भी चीजें चाहिए थी, तो अच्छे खासे तरीके से ये मैनेज कर गए। ओके, तो यहाँ पर ये बातें कही गई उस समय, मीडिया में, न्यूज में ये बातें रही। और इसके अलावा ये भी न्यूज आई कि अभी धीरे धीरे जब अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है,
ओके, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। तो अभी ये भी प्रिपेयर करने जा रहा है, यहाँ पर कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनाएगा, जिसको कि यहाँ पर डेवलप किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो यहाँ पर डेवलप किया उसका यहाँ पर नाम है एस्ट्राजेनेका करके है। तो अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जब इस वैक्सीन को बनाता तो उसको नाम दिया गया है कोविशील्ड, क्योंकि जो टाई अप है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ इनका। इसके अलावा भारत बायोटेक, तो इनके भी अपने खासी पेटेंट्स हैं। भारत बायोटेक की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने भी कोवैक्सीन का निर्माण किया, तो खुद की रिसर्च यहाँ पर आगे लेकर है। ओके, यहाँ पर धीरे धीरे आगे जब समय बढ़ा तो गवर्नमेंट की अप्रूवल भी मिल गई इन दोनों प्रोड्यूसर्स को कि ये वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। तो 3 जनवरी 2021 की बात करें जब इनको अप्रूवल मिली, और यहाँ पर भारत अभी रेडी हो गया था कि अब एक बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव हमने शुरू करनी है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। और इसी चलते आगे बात करें कि जब मिड सितंबर 2020 की बात करें तो उसी समय से धीरे धीरे केसेस डाउन होने शुरू हुए। तो यहाँ पर उस समय 96,000 के यहाँ पर डेली बेसिस के यहाँ पर इस कितने के आसपास केसेस आ रहे थे। और 11 फरवरी 2021 की बात करें तो यहाँ पर 9300 के आसपास केस रह गए, मतलब इतने बड़े पैमाने पर केसेस डाउन आए। और उस समय ज्यादातर यहाँ पर ना जितने भी लोग थे तो लोग यही मान रहे थे कि हम यहाँ पर लड़ाई जीत चुके हैं, जो भी बुरा दौर था वो चला गया। और यहाँ मतलब इतने कन्फ्यूज हो गए तो मतलब हम अपनी विक्ट्री में तो हम अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि कोई सेकंड वेव भी आ सकता है, सेकंड स्पाइक भी आ सकता है, सेकंड पीक भी जो है ना इस यहाँ पर कोरोना वायरस बीमारी का आ सकता है। ओके, मतलब ये सब चीजें जो कि ऑलरेडी हो चुकी थी यूरोप में। देखो जब भारत में केसेस कम हो रहे थे ना तो उस समय यूरोप से भी न्यूज आ रही थी, यूके से न्यूज आ रही थी कि मतलब कि वहां पर लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा। तो रीजन यही था कि दोबारा से स्पाइक फैल रही, लेकिन वहां से भी हमने नहीं सीखा, क्योंकि यूएस में भी यही चीजें देखने को मिली, लेकिन भारत में उस समय नहीं था। लेकिन अब भारत में अभी ये स्पाइक दोबारा से देखने को मिला, तो मतलब अभी बहुत सारी सिचुएशन है जिनको जिनको कि हमें समझना होगा। तो अभी यहाँ पर ऑथर यही बात करें कि नो लेसन्स लर्न, कुछ भी लेसन हमने सीखे नहीं। तो जो फर्स्ट वेव यहाँ पर आई थी तो उससे लेसन सीखने के बजाय यहाँ पर हमने क्या किया, खुद ही यहाँ पर अपने आप को कंग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मतलब ब्लाइंड आई रखी, मतलब कि नजर ही नहीं हमने दिखाई कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेक्शन तो सोसाइटी ऐसे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क पहनना ही बंद कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर एक समय ऐसा आया था भारत में, ये जो नया साल चढ़ा उसके बाद में, कि लोगों ने मास्क पहनना ही बंद कर दिया। ओके, उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के यहाँ पर जो जो प्रोटोकॉल था उसको भी फॉलो करना बंद कर दिया। मतलब बड़े पैमाने पर ये काम होना शुरू हो गया। और मतलब ज्यादातर लोगों के मन में यही बात थी कि मतलब कि अभी बुरा दौर चला गया, अभी वैक्सीन आ गई है तो सब कुछ अभी कंट्रोल में हो गया है। ओके, तो अभी यही सब चीजें होनी शुरू हो गई है। दूसरी ओर अगर उत्तराखंड सरकार की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पर कुंभ मेले की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। भाई अभी इस साल का जो कुंभ मेला है वो हरिद्वार में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कभी ये विचार नहीं किया गया कि मतलब कि आने वाले समय में इस तरीके से अगर इतने बड़े पैमाने पर जो है इकट्ठा किया जाता है अगर यहाँ पर कुंभ मेला में साधुओं को, तो आने वाले समय में जो डिजीज है उसके यहाँ पर फैलने की समर्था और बढ़ जाएगी। ओके, तो ये भी नहीं सोचा गया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो गोवा, महाराष्ट्र या कर्नाटक जैसे राज्य हैं, ओके, तो यहाँ पर वहां पर गोवा ने भी क्या किया कि मतलब एक तरीके से फौज यहाँ पर बना ली महाराष्ट्र से, कर्नाटका से। मतलब आप लोगों को अनुमति दे दी कि आप आए, ओके, गोवा में ठहरे, होटल्स में रहें, ओके, तो यहाँ पर बीचेस में घूमें, ओके, अपना पैसा बाहर निकालें, इन्वेस्ट करें, खर्चा करे अपने पैसे को, और ये इन्फेक्शन जो है उसको फैलाए। मतलब ये सीधे सीधे यहाँ पर ऑथर अपने टोन में बात करे कि गोवा ने ऐसे कर दिया। ओके, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में भी ऐसे हुआ, कर्नाटक में भी ऐसे देखने को मिला, जहां पर भी कोस्टल राज्य है। ज्यादातर यहाँ पर जो कोस्टल, अगर जो हम टूरिज्म की बात करें तो यहाँ केरला और गोवा तो यही यहाँ पर टॉप पर रहते हैं, ज्यादातर जहां पर ज्यादातर सैलानी घूमने आते हैं, ओके, बीचेस पे। तो अभी इसके अलावा दूसरी बात करें कि जो कुछ राज्य ऐसे थे जो इलेक्शन मोड में चले गए, जैसे अभी देखो पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, तो इन्हीं राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन मोड चला गया। तो जिसके चलते मतलब कि हजारों की तादाद पर लोगों को इकट्ठा किया गया, जहां पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर लोगों लीडर से अपने भाषण दिए। ओके, तो वहां पर भी कुछ खास ध्यान रखा नहीं गया सोशल डिस्टेंसिंग का। ओके, तो अगर कुछ लोगों ने मास्क पहने भी थे ना तो यहाँ पर चिन गार्ड्स के रूप में मतलब पहने थे, मतलब कि वो अपने नाक की सेफ्टी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ अपनी जो यहाँ पर चिन थी ना सिर्फ उसी के ऊपर मास्क लगा हुआ है। तो मतलब ये सिचुएशन पहुंच गई थी, मतलब इतने हम जो है ना अनअवेयर हो गए थे इस बीमारी के बारे में कि अभी सिचुएशन बिल्कुल सही हो गई। तो ये हमने सोचना शुरू कर दिया। तो यही यहाँ पर सिनेरियो पूरा पेश कर रहे हैं ऑथर। और इसके अलावा जो अथॉरिटीज है, ओके, तो अथॉरिटीज जिनका यहाँ पर दायित्व बनता था कि यहाँ पर ये जो ना ये सब बातें इनको मेंटेन करके चलते, तो इसमें भी गिरावट पाई गई हर जगह। मतलब इन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस अच्छे से नहीं दिखाया। अगर कोई मास्क पहनकर नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, चलने दो। ओके, तो अभी बीमारी दोबारा से फैलनी शुरू हो गई, तो अभी दोबारा से चालान काटे जा रहे हैं लोगों के। ओके, दुकानें जो है ना, जो नाइट कर्फ्यू लग रहे हैं या नाइट लॉकडाउन लग रहे हैं, तो उसको मतलब टाइमली मैनर में दुकानें बंद की जा रही है, उनके चालान हो रहे हैं।
जो बाइक्स पे जा रहे हैं अगर मास्क नहीं पहना तो उनके चालान हो रहे हैं। लेकिन बीच में समय ऐसा आया था जब मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। जिस समय यहाँ पर मतलब कि ढिलाई बरत ली गई ना, तो वही सिचुएशन ऐसी थी जिससे कि मतलब जो एक हैबिट बनी थी ना वही खत्म हो गई। तो इसके अलावा यहाँ पर जो सीरो सर्वे टेस्ट, वही जो यहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, वो भी कम कर दिए सरकार ने। ओके, मतलब कि जैसे जितने बड़े पैमाने पर पहले टेस्ट होते थे तो उसको यहाँ पर कम कर दिया गया। इसके अलावा जो एफर्ट्स होते हैं जेनोम सिक्वेंसिंग के, जिसके तहत ये पाया जाता है कि बीमारी का मतलब इतिहास क्या है। ओके, मतलब अलग अलग लोगों में अगर बीमारी फैल रही है तो किस तरीके से इसके ऊपर रिसर्च की जाए, तो वो भी यहाँ पर कम कर दिए गए एफर्ट्स। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 35,000 करोड़ का बजटरी आउटले था फॉर कोविड वैक्सीनेशन। तो अभी इस साल का जो बजट था तो उसके तहत 35,000 करोड़ रुपए यहाँ पर जारी किए गए सरकार के द्वारा कि वैक्सीनेट जो है ना वैक्सीनेशन करनी है बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैक्सीन ऑर्डर की गई पहले यहाँ पर इंस्टेंस में, तो यहाँ पर 15 मिलियन डोजेस थी। ओके, जो कि यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में जिस यहाँ पर इंस्टीट्यूशन की हमने बात की, एक था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरा भारत बायोटेक, जहां से की वैक्सीन भारत ने ऑर्डर की। और यहाँ पर सबसे बुरी बात ये निकली, वैक्सीन डिप्लोमेसी। जब यहाँ पर भारत ने 5.5 मिलियन डोजेज जो है ना वैक्सीन के अपने नेबरिंग कंट्रीज को ही यहाँ पर गिफ्ट कर दी। ओके, तो देखो, अगर हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं तो ये ग्रेट जेस्चर हो सकता है, मतलब अच्छी बात हो सकती है, लेकिन ये तब करो जब हमारे पास इनफ स्टॉक्स है, हमारे पास पर्याप्त इतने स्टॉक्स हैं कि हमारी बादी जो है ना अच्छे से वैक्सीनेट हो सकती है, तब जाकर हम दूसरों को भी दें। ओके, तो लेकिन ऐसा नहीं था। ओके, तो ये सब यहाँ पर पॉइंट्स थे जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए था, हमने सोचा नहीं। जो लेसन थे जिनसे हमने सीखा नहीं। और सबसे यहाँ पर जो सीरियसली बात कर रहे हैं ये कि कोई एफर्ट किया ही नहीं गया कि जो एडिक्वेट सप्लाईज ऑफ ऑक्सीजन है वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में लगाई जाए। उनको यहाँ पर जो है ऑक्सीजन प्लांट्स के तहत जैसे भी करके जो ऑक्सीजन सप्लाई जैसे पहुंचनी चाहिए थी हॉस्पिटल्स में, उनका यहाँ पर पर्याप्त जो है ना पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि करवाई जाए। ओके, तो मतलब हम हर सेकंड यही वेट करते रहे कि कब जो है ना मतलब स्पाइक आए सेकंड वेव का, तभी जो है ना हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ डाटा शेयर किया गया है ऑथर के द्वारा। जैसे यहाँ पर फरवरी 15 2021 की बात करें कि मतलब उस समय जो डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे वो 9,000 के आसपास थे। और फरवरी 28 की बात करें तो यहाँ पर राइज देखने को मिला, तो 15 साढ़े 15 हजार के आसपास केस हो गए डेली के यहाँ पर डेली बेसिस के हिसाब से। इसके अलावा बाद में बात करें 15 मार्च की, और जबकि केस चले गए 24,500 के आसपास। और 1 अप्रैल की अगर बात करें तो मतलब 81,000 के आसपास डेली बेसिस पे केस चले गए। तो अभी तो लैक्स में चले गए, तो अभी 2 लाख के आसपास चले गए। मतलब कि एक दिन में कम से कम 2 लाख के आसपास एक्टिव केसेस जो है ना पूरे भारत में देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर यह बीमारी दोबारा से फैलनी शुरू हो गई। ओके, तो अभी वही बात कर रहे हैं कि इल प्रिपेयर्ड, मतलब कि प्रेपरेशन की ही नहीं। ओके, तो हमारे पास कम से कम भी ना यहाँ पर 1 महीना था जिस जिस महीने के चलते हम जो ना अच्छे तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई को यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अरेंज कर सकते थे कि मतलब जहां जहां पर भी जरूरत है पहले से तैयारी करके रख लो। क्योंकि हमें यहाँ पर पता लगना शुरू हो गया था कि जो सेकंड वेव है ना तो वो बिग मतलब शुरुआत उसकी हो चुकी है। तो ये डाटा यही बता रहा है कि मतलब धीरे धीरे हर दिन के हिसाब से यहाँ पर केसेस राइज होने शुरू हो गए। तो सब कुछ हमारे पास था और हमारे पास डाटा भी था, लेकिन उसको डाटे को ना उसको यहाँ पर नॉलेज मैनर में हम इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई की जरूरत लग रही थी तो हम प्राप्त समय में रहते उसको यहाँ पर पूरा नहीं कर पाए। ये भी पता चल गया था कि मतलब कि सेकंड वेव बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। ओके, तो हमने कुछ भी नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर कुछ करना तब स्टार्ट हमने किया जब यहाँ पर डेली काउंट जो था ना वो 1.5 लाख के आसपास चला गया। मतलब 10 अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं जब 1.5 लाख के आसपास केस चले गए। ओके, तो अभी तो देखो काफी बड़े पैमाने पर जो केसेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो अभी वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग जो ना अभी मार्च कर रहे हैं अप्रोच मतलब 3 लाख केसेस तक। मतलब कि अभी 3 लाख केसेस एक दिन के हों तभी जो है ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पर अभी जितने भी राज्य है सभी यही रियलाइज कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही है। और दूसरा यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर चीख चीख के यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें सप्लाई भेजिए वैक्सीन की। दूसरी ओर जो यहाँ पर वैक्सीन सप्लाई है वो भी हमें नहीं मिल रही है। तो आगे यहाँ पर क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि what did the states and the central government do over the 45 days when they could have prepared for the second wave? तो एक शब्द में अगर हम आंसर देना तो नथिंग, कुछ भी नहीं किया। अगर हम राज्य सरकारों की बात करें या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो जिनको इनके पास 45 डेज के आसपास का पर्याप्त समय था कि कुछ कर लेते, तो उस समय इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर सेम स्टोरी यहाँ पर वैक्सीन के क्षेत्र में भी है। तो वैक्सीन की अगर रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर भी सेम जैसी चीजें पाई जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है सरकारों की तरफ से। तो यहाँ पर क्या देखा गया, तो यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं ऑथर कि यहाँ पर रेगुलरली जैसे हम यहाँ पर सफिशिएंट वैक्सीन की जैसे ऑर्डर कर रहे थे, तो यहाँ पर इनको चाहिए था कि शुरुआत से ही 18 साल की उम्र से ज्यादा जितने भी लोग थे उनको यहाँ पर जो है ना
सही तरीके से वहां पर वैक्सीनेट करके चलते, उस हिसाब से यहाँ पर रेगुलरली ऑर्डर करते रहते कि मतलब कि बनाए जाओ वैक्सीन और सप्लाई भेजते जाओ। ओके, तो यहाँ पर ये बात इस तरीके से चलते। ओके, लेकिन पहले तो उन्होंने यहाँ पर ये डिसाइड कर दिया कि जो है 60 ईयर्स या उससे अबव लोगों को वैक्सीनेट लगेगी, उस हिसाब से इन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर कम किया। ओके, जितने ऑर्डर करने चाहिए थे उस हिसाब से इन्होंने किया ही नहीं। ओके, दूसरा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब स्पाइक बढ़ा, फिर इन्होंने यहाँ पर 45 प्लस यहाँ पर बात कर दी कि 45 प्लस अगर किसको यहाँ पर कमॉर्बिडिटी से, मतलब कि अगर कोई और अधिक बीमारी भी है तो यहाँ पर 45 ईयर्स से अगर ज्यादा उम्र है तो उनको वैक्सीनेट करेंगे। बाद में आया कि 45 ईयर्स की जो लोग हैं जिनकी उम्र 45 ईयर्स से ऊपर है तो सबको वैक्सीनेट करेंगे। तो अभी लास्ट में आया है जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर बीमारी फैल चुकी है, तो अभी हम कह रहे हैं कि 18 साल की एज से ज्यादा जिनकी एज है तो सबको हम वैक्सीनेट करेंगे। तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर चले। और इसके अलावा आगे यही बात कर रहे हैं कि क्यों ऐसी अप्रोच अपनाकर जो है भारत सरकार के द्वारा चला गया, तो ऐसी हैरानीजनक अप्रोच क्यों रखी गई। तो आंसर इसका यही किया रखा जा रहा है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्डर ना, गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूशन को, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या भारत बायोटेक, उनको इस तरीके से ऑर्डर दे रही थी कि मतलब कि गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा था कि जो सेकंड वेव है ना, मतलब वे मतलब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। और मतलब ऐसी आशा रखी हुई थी गवर्नमेंट ने, लेकिन वो उतने समय पर वो खत्म हुई नहीं। ओके, मतलब वो चीज हुई नहीं जो गवर्नमेंट जिस तरीके से वो देख रही थी। तो गवर्नमेंट यही चाह रही थी कि धीरे धीरे गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा दे रही थी। तो ऐसा तो नहीं होता कि जैसे अगर 35,000 रुपए अगर मतलब अलोकेट किए गए कि वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए लगेंगे, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 35,000 रुपए दे देगी भारत सरकार। ओके, तो अभी देखो जिन्होंने ये वैक्सीन बना बना कर दी भी है ना, तो उनको जो पैसा दिया गया ना, वो भी काफी 1 डेढ़ महीने बाद उनको पैसा जारी किया गया है। ओके, तो जो भारत सरकार जो है फ्री वैक्सीन हमें दे रही, तो उसका पैसा देना है उन कंपनीज को, तो अभी 1 डेढ़ महीने के बाद दिया गया है। ओके, तो इस बात को समझिए। तो भारत सरकार चाह रही थी कि मतलब खर्चा कम से कम हमारा हो, तो ये भी सिनेरियो देखा जा रहा था भारत सरकार के द्वारा। तो एट द एंड यहाँ पर यही पाया गया कि हम यहाँ पर ना मतलब बिल्कुल शर्मिंदगी के रूप से यहाँ पर बात करें कि हम अनप्रिपेयर्ड थे, मतलब कि प्रिपरेशन हमने की ही नहीं। ना हम ऑक्सीजन के लिए हम प्रिपेयर कर पाए, ना ही हम यहाँ पर एडिशनल जो हॉस्पिटल बेड्स थे उसके लिए प्रिपेयर कर पाए, और ना ही यहाँ पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव इसको कैसे एक्सेलरेट करना, बड़े पैमाने पर मास वैक्सीनेशन ड्राइव जल्दी से जल्दी करे, उसके लिए भी हम जो है ना अनप्रिपेयर थे। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 35,000 करोड़ रुपया अलग रखे थे कि वैक्सीनेशन इसके जरिए, मतलब ये पैसा वैक्सीनेशन के ऊपर लगेगा। और यहाँ पर अज्यूम किया जा रहा है कि मतलब 350 रुपीज पर शॉट यहाँ पर जो है ना कॉस्ट आ रही है, इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, अगर दोनों को हम मिला ले तो यहाँ पर इसके हिसाब से 100 करोड़ रुपया यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 1 बिलियन अगर वैक्सीनेशन हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, सॉरी, ये कवर यहाँ पर कर रहे हैं 100 करोड़, यहाँ पर 1 बिलियन वैक्सीनेशन ये कवर करेगा। ओके, जो यहाँ पर अगर 350 रुपए के हिसाब से पर कॉस्ट, जहाँ पर शॉट जो अगर हम इसका पैसा रखते हैं, कॉस्ट रखते हैं, तो 100 करोड़ तक की आबादी को ये जो है ना अच्छे खासे तरीके से वैक्सीनेट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पर जिसको आगे बढ़ना चाहिए था, प्रोड्यूसर्स को कहना चाहिए था कि बड़े पैमाने पर आप अपनी सप्लाई बढ़ाओ, मैं यहाँ पर पिक करती रहूंगी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से अप्रोच अपनानी चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि मतलब कि धीरे धीरे रुक रुक कर चलते देखते कि पहले तो यहाँ पर अबाउ 60 ईयर्स को देखेंगे, उस हिसाब से वैक्सीन भेजिए, फिर बाद में जो है ना 45 ईयर्स अबाव भेजेंगे तो अभी उस हिसाब से वैक्सीन उतनी सप्लाई बनाए उस हिसाब से भेजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ओवरऑल यहाँ पर कहना चाहिए था कि जितनी कर सकते हो उतनी ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हमें भेजिए, जितने अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो करो और भेजो। तो यहाँ पर 500 मिलियन पीपल को यहाँ पर वैक्सीनेट करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से हम वैक्सीनेट कर सकते थे अगर हम 3 मिलियन जो शॉट्स है ना एक डे के हिसाब से यहाँ पर देते। तो अभी भी वही बात कर रहे हैं कि 3 मिलियन शॉट्स मतलब 30 लाख जो है लोगों को वैक्सीनेट करो एक दिन में, तभी जो है बात बन पाएगी। तो अमेरिका इसी ऐसे ही चल रहा है। तो अमेरिका 3 से 5 मिलियन शॉट्स जो है एक दिन में दे रहा है, इसलिए यहाँ पर पूरी दुनिया से उसने वैक्सीन जो है इकट्ठी कर ली है, तो अपने पास स्टॉक रख लिए। तो किसी दुनिया में किसी देश को उसने एक्सपोर्ट नहीं किया है, सबसे पहले वो अपने देश के ऊपर ही फोकस कर रहा है। तो अभी जो सेकंड वेव है ना उसके रिगार्डिंग ऑथर बात करें कि ये मई एंड और मिड जून तक जो हो सकता है कि मतलब ये कमजोर हो जाए। और इसके अलावा दोबारा से हम अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर देंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो थर्ड वेव आएगी ना वो कब आएगी। फिर जब आएगी तो फिर हम देखेंगे, तो मतलब प्रेपरेशन हमने फिर भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है ऑथर की तरफ से। ओके, तो हम जो है ना पहली बार चलो अनप्रिपेयर रह सकते हैं, तो लेकिन दूसरी बार हमें मौका नहीं देना है। अगर दूसरी बार या तीसरी बार हम ऐसे अनप्रिपेयर ही पाए गए, ना हमारे पास तीसरी बार भी कोई ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं रही, हॉस्पिटल्स के जो बेड्स है पर्याप्त मात्रा में नहीं रहे, ओके, तो वैक्सीनेशन अगर सही तरीके से नहीं बढ़ा पाए, तो फिर हम इसको यहाँ पर यही समझेंगे कि हम मूर्ख लोग हैं, तो हम फुलिश हैं। और हमारी गवर्नमेंट फुलिश है, जब जो हमारी जो अथॉरिटीज है वो फुलिश है, वो सही तरीके से
काम नहीं कर रही, अगर दूसरी या तीसरी बार लगातार गलती ये दोबारा हम करते हैं तो ओके, तो यहाँ पर अभी इस मुद्दे के ऊपर हमें हमें फोकस करना होगा। तो चलिए अभी वक्त है आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट डिस्कस करने का। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रेरियन। वो तो कॉन्ट्रेरियन क्या होता है इकोनॉमी में? तो ये एक पर्सन होता है जो कि एक ना पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करके चल रहा होता है। खासतौर पे अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, ओके, तो यहाँ पर जो जनरल इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके बिल्कुल ऑपोजिट ये काम करता है। तो जनरल इन्वेस्टर्स मतलब जिन्होंने जनरली किसी यहाँ पर किसी कंपनी के शेयर खरीदे, ओके, तो उस शेयर को यहाँ पर वो वेट कर रहे हैं आने वाले समय में कि मतलब कब उनका वैल्यू राइज हो, मतलब जब उनको आगे बेचें जिसके चलते उनको प्रॉफिट हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये पर्सन जो होता है ना, तो उसी को हम यहाँ पर कॉन्ट्रेरियन कहते हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन कि मतलब ना जब भी वो यहाँ पर कोई शेयर यहाँ पर किसी इन्वेस्टर्स के द्वारा बेचा जाता है ना मार्केट में, तो यहाँ पर कॉन्ट्रेरियन जो होता है ना उसको खरीद लेता है। मतलब कोई ऐसा बायर, ऐसा पर्सन, उसको हम कॉन्ट्रेरियन बोलते हैं जो उन शेयर्स को खरीद लेता है। ओके, मतलब कि तो यहाँ पर ज्यादातर जो लॉजिक यहाँ पर रखाया जाता है इस बात का यही है कि जितना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर बढ़ेगा ना, जितने यहाँ पर जो है शेयर का यहाँ पर जितनी बिक्री बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो उसी के चलते जो प्राइस है ना, उस यहाँ पर शेयर का जो इंट्रिंसिक वैल्यू हो तो वो यहाँ पर उतनी कम होनी शुरू हो जाएगी। जितनी यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कम हो जाएगी शेयर की, ओके, तो आगे जब उसको ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर एक फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर समय में प्रॉफिट जो है ना वो देखने को मिलता है, जो यहाँ पर उस शेयर की वैल्यू उसके हिसाब से हो। तो यहाँ पर एक फंडा है, ओके, तो जो मतलब जिसके चलते कि मतलब बड़े पैमाने पर किसी एक पर्सन के द्वारा शेयर्स खरीदे जाते हैं यहाँ पर शेयर मार्केट में। फंडा यही होता है कि खरीदो, आने वाले समय में इतने बड़े पैमाने पर खरीद लो। किसी ने बेचा है यहाँ पर मतलब कि उसकी मतलब बिक्री बहुत बढ़ गई, अगर कोई खरीद रहा है तो आने वाले समय में उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू को कम करना है। तो बेसिक रीजन ये रहता है कॉन्ट्रेरियन के द्वारा जब भी शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीदा जाता है किसी भी यहाँ पर जो आम जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स है उसके द्वारा। ओके, तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? तो अपना फीडबैक अपना जरूर दें। ओके, पूरा लेक्चर वॉच करें और अपना मुझे जो मैंने क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसका आंसर भी दिया करें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।